सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। चैप्टर 46 से 60। यश मोहन की लात खाकर वो लड़का पीछे उड़ा और सीधा कूड़ेदान से जा टकराया। जिस तरह वो वहाँ बैठा था, लोगों को लगता कि वो खुद वहाँ बैठा है, अगर उसकी नाक और मुंह से खून न बह रहा होता। यश मोहन के इस दाव ने सबको फौरन अलर्ट कर दिया। यहाँ तक कि वो आदमी जिसने अभी अभी कॉल खत्म की थी, वो भी पीछे मुड़ा। जैसे ही वो मुड़ा, उसने अपने पीछे उस चोर को देखा। लेकिन जब उस चोर ने देखा कि उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे नोटिस कर लिया है, तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखा, बल्कि उसने अपनी उंगलियों के बीच छिपा चाकू वापस रखा और मुड़ा, जबकि 2 और आदमियों ने उसके साथ मिलकर यश मोहन को घेर लिया। कूड़ेदान में गिरे उस लड़के के अलावा वहाँ असल में 4 और लोग थे। अबे ओ छोकरे, तू मौत को दावत दे रहा है, जाओ और इसे अपाहिज कर दो। एक और लड़के ने गुस्से में चिल्लाते हुए यश मोहन की तरफ दौड़ लगा दी। बाकी दोनों भी बिना हिचकिचाए यश मोहन पर टूट पड़े। सिर्फ वो कूड़ेदान वाला लड़का, जिसका चेहरा खून से लथपथ था, बुरी तरह दहशत में था। जाहिर है उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है। एक जवान लड़के की लात ने उसे उड़ाकर सीधा कूड़ेदान पर बिठा दिया था। उसने तो इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसे खड़े होने के लिए मजबूर किया गया हो, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर यश मोहन ने उसे सीने पर लात मारी होती तो शायद वो उतना नहीं डरता जितना अभी डरा हुआ था। वो समझ गया था कि ये लड़का कोई मामूली बंदा नहीं है जिससे पंगा लिया जा सके। वो अपने साथियों को रोकना चाहता था, लेकिन वे पहले ही हमला कर चुके थे। उस अधेड़ उम्र के आदमी को भी समझ आ गया था कि शायद इस लड़के ने चोरों को उसका बटुआ चुराते देख लिया था और अब वो उन चोरों के गैंग के निशाने पर आ गया है। हालांकि वो मदद करना चाहता था, पर उसे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आता था, और जैसे ही वो पुलिस को फोन करने वाला था, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उस जवान लड़के ने फिर से लात मारी और चाकू वाले आदमी को उड़ा दिया, जिसे ये भी समझ नहीं आया कि उसका खुद का चाकू उसकी टांग में कैसे घुस गया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो आदमी सीधा जाकर कूड़ेदान वाले लड़के के सिर पर गिरा। फिर उस लड़के ने हवा में उछलकर एक राउंड हाउस किक मारी, जिससे बाकी दोनों लड़के, जिसमें वो चोर भी शामिल था, हवा में उड़ गए। 2 कड़क की आवाजें गूंजी। फौरन पता नहीं चला कि क्या टूटा, जब तक कि 2 चोर दर्द से चिल्लाते हुए कूड़ेदान के ऊपर नहीं गिर गए। उन चारों का एक इंसानी ढेर बन गया, जिससे कूड़ेदान एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। उस आदमी की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगर उसने अपनी आंखों से यश मोहन के ये मूव्स न देखे होते और वीडियो में देखता, तो उसे लगता कि ये सब कंप्यूटर का कमाल है। ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की शूटिंग जैसा था। घटिया लोग। यश मोहन वहां से चल दिया और आखिरकार तमाशा देख रहे लोग होश में आए। उन्होंने जमीन पर पड़े उन चारों चोरों को देखा और तालियां बजाने लगे। ये चोर मुश्किल से हिल पा रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस आ गई तो लफड़ा हो जाएगा, इसलिए वे उठने की कोशिश करने लगे। खून की परवाह किए बिना वे एक दूसरे को सहारा देकर वहां से खिसक लिए। भाई जरा रुको, अभी जो तुमने किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उस आदमी ने यश मोहन का पीछा किया और एहसान मानते हुए उसे आवाज दी। यश मोहन ने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी खातिर मदद नहीं की थी। उन कमीनों ने मुझसे पंगा लिया था। अपनी बात खत्म करके वो फिर से जाने लगा। मेरा नाम अजय चौहान है और मैं तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए डिनर पर बुलाना चाहता हूँ। क्या तुम आओगे दोस्त? यश मोहन की ताकत देखकर अजय चौहान के दिमाग में फौरन कुछ ख्याल आने लगे। कोई दिलचस्पी नहीं है। यश मोहन शांतिनगर शहर में सिर्फ एक रात के लिए रुकने वाला था। ये आदमी उसे किसी खास वजह से बुला रहा था, पर उसके लिए गिरिनगर जाकर साधना करने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता था। यश मोहन को जाते देख अजय चौहान घबरा गया। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, देखो बात ऐसी है, मुझे बस गिरिनगर तक तुम्हारा साथ चाहिए और तुम जो कीमत मांगोगे मैं दूंगा। अजय चौहान की नजर में यश मोहन कोई रईस नहीं लग रहा था, इसलिए पैसा उसे मनाने का अच्छा तरीका था।
लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर यश मोहन खुद गिरिनगर नहीं जाना चाहता तो वो उसे 10 लाख देकर भी नहीं मना पाता, क्योंकि यश मोहन के पास पहले से 50,000 रुपए थे। गिरिनगर? यश मोहन के कदम रुक गए। उसे भी गिरिनगर ही जाना था। अगर ये रास्ते में ही था और पैसे भी मिल रहे थे तो उसे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन अगर ये वैसा ही कुछ खतरनाक होता जैसा वंदना यादव के साथ हुआ था तो वो नहीं करना चाहता था। हालांकि वो डरा नहीं था, पर वो हर किसी का बॉडीगार्ड नहीं बनना चाहता था। अब उसके पास अपनी पहचान थी, उसे प्लेन का टिकट न मिल पाने का कोई डर नहीं था। ठीक है, चलो बात करते हैं। यश मोहन ने सोचा कि आज रात तो वो वैसे भी नहीं जा सकता, तो इससे बात कर लेना ही बेहतर है। दोनों एक शांत कैफे में जाकर बैठ गए। अजय चौहान ने सीधे मुद्दे की बात की। असल में कुछ बहुत जरूरी काम आ गया है जिसकी वजह से मुझे गिरिनगर जाना पड़ रहा है। मुझे सर्पप्रवाह नगर में एक गैंग लीडर से मिलकर कुछ चीजों का सौदा करना है। लेकिन सर्पप्रवाह नगर गिरिनगर से भी आगे है और वो जगह बहुत ही खतरनाक है। शुरुआत में मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था जो मेरे साथ चल सके, लेकिन दोस्त तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, तो अगर तुम मेरे साथ गिरिनगर चलने को तैयार हो तो तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। सच तो ये है कि सर्पप्रवाह नगर अब गिरिनगर का हिस्सा भी नहीं रहा। गिरिनगर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुझे सर्पप्रवाह नगर पहुंचने के लिए कई घंटों का सफर कार से तय करना होगा। तुम जानते हो कि शांतिनगर से गिरिनगर की सीधी फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्पप्रवाह नगर कई देशों की सरहदों के करीब है और वहाँ कुछ कबीले रहते हैं। मैंने कहा कि वहाँ सुरक्षा का हाल बुरा है, पर सच तो ये है कि वहाँ कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपनी बात खत्म करके अजय चौहान ने उम्मीद भरी नजरों से यश मोहन की तरफ देखा। उसने एक बात नहीं बताई थी कि सर्पप्रवाह नगर वो जगह थी जहाँ भगोड़े और भाड़े के टट्टू जमा होते थे और वहाँ मारकाट तो रोज का काम था। यश मोहन ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसे गिरिनगर के बारे में कुछ खास नहीं पता था। उसने सुना था कि गिरिनगर एक सरहदी शहर है, तो अगर मेहता परिवार उसे ढूंढ भी ले तो वो कभी भी सरहद पार जा सकता था। उसने उस जगह के बारे में नहीं सुना था जिसके बारे में अजय चौहान बात कर रहा था। रही बात वहाँ के खतरे की, तो उसे उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। कुछ देर सोचने के बाद यश मोहन बोला, सच कहूँ तो मैं भी गिरिनगर जाने का ही सोच रहा था, क्योंकि मैं वहाँ अपने लिए कुछ मौके ढूंढना चाहता हूँ। हालांकि मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहते सुना कि सर्पप्रवाह नगर सरहद के ज्यादा करीब है, तो मुझे लगता है कि वहाँ मेरे लिए ज्यादा स्कोप होगा। रही बात पैसों की, तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर सर्पप्रवाह नगर में तुम्हारी कोई जान पहचान वाली जगह हो तो मेरे लिए वहाँ कोई ठिकाना देख लेना। यश मोहन की बात सुनकर अजय चौहान ने फौरन अपना हाथ हिलाया। सर्पप्रवाह नगर में काम जमाने की गलती कभी मत करना। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हें गिरिनगर में ही रहना चाहिए। गिरिनगर में मेरी कुछ जान पहचान है और वहाँ मेरा एक घर भी है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी तो मजबूरी है कि मुझे सर्पप्रवाह नगर जाना पड़ रहा है। अगर कोई और रास्ता होता तो मैं वहाँ कभी कदम न रखता। यश मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जहाँ खतरा होता है वहीं मौका भी होता है। मैं तो सर्पप्रवाह नगर ही जाऊंगा। ये देखकर कि यश मोहन ने अपना मन बना लिया है, अजय चौहान ने उसे और नहीं टोका। आखिर यश मोहन एक उस्ताद खिलाड़ी था। आखिर में उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं सर्पप्रवाह नगर में तुम्हारे लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। अजय चौहान यश मोहन का इशारा समझ गया था। उसने इस जगह के बारे में पहले भी सुना था। भले ही वो एक बदनाम शहर था, पर अगर जेब में पैसा हो तो वहाँ काम निकलवाना आसान था। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, मेरा काम थोड़ा गैरकानूनी किस्म का है, तो जितना दूर हो उतना अच्छा। अजय चौहान ने अपना मुंह खोला पर फिर कुछ नहीं कहा। बिजनेस की दुनिया के अपने सालों के तजुर्बे से उसे यश मोहन कोई चालाक या धूर्त आदमी नहीं लगा, लेकिन जिस तरह उसने बात की उससे लगा जैसे वो किसी गैंग में शामिल होना चाहता हो। चैप्टर 47। तो ये बात है नवसागर विश्वविद्यालय। यामिनी बंसल इन कुछ दिनों से काफी चिड़चिड़ी महसूस कर रही थी।
उसने यश मोहन को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे देखे हुए काफी समय हो गया था। शुरू में भले ही यश मोहन उसकी क्लास में कम आता था, पर वो उसे लाइब्रेरी जाते देख लेती थी। लेकिन इन पिछले कुछ दिनों से तो उसकी परछाई भी नहीं दिखी थी। पहले उसे लगा था कि यश मोहन के गायब होने के बाद वो सुकून से अपना काम कर पाएगी, लेकिन उसे बार बार ये याद आता कि विक्रम चौधरी और उसके साथी की जो हालत हुई है वो कहीं न कहीं उससे जुड़ी थी। वो यश मोहन से इस बारे में पूछना चाहती थी, पर उस वक्त उसका बर्ताव बहुत ही घटिया था। उसने तो उसे झील में फेंकने तक की धमकी दे दी थी। वो कमीना, उसे शक था कि न केवल उसने उसे गंदी नजरों से देखा था, बल्कि शायद छुआ भी था। जिस तरह की हैकड़ी वो दिखा रहा था, ये सोचकर यामिनी बंसल को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि शायद अब नवसागर उसके लिए सही जगह नहीं रही और उसे वापस राजनगर चले जाना चाहिए। काफी देर तक नवसागर छोड़ने के बारे में सोचने के बाद यामिनी ने चैन की सांस ली और सोचा कि उसे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। घर लौटकर यामिनी ने सबसे पहले खाना बनाने के बजाय अपना सामान पैक करना शुरू किया। जब उसने सारा सामान पैक कर लिया तो सफाई करते वक्त उसे अपने कमरे में एक एसडी कार्ड मिला। यामिनी ने कोने से वो 8 GB का एसडी कार्ड उठाया और सोच में पड़ गई, क्योंकि उसने कभी एसडी कार्ड इस्तेमाल ही नहीं किया था। तभी उसे उस कैमरे का ख्याल आया जो यश मोहन के जाने के बाद उसे टुकड़ों में मिला था। लेकिन उसके अंदर की सब चीजें टूटी हुई थीं और उसे कुछ समझ नहीं आया था, तो उसने ज्यादा गौर नहीं किया। पर अब उसे ये कार्ड मिला तो उसे लगा कि ये जरूर उसी कैमरे का होगा जिसे वो उस दिन ढूंढ नहीं पाई थी जब वो सोकर उठी थी। ऐसा लग रहा था कि ये वही चीज है जिसे वो ढूंढ रही थी, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कमरे के कोने में पड़ा होगा। अगर वो आज घर की सफाई न करती तो ये उसे कभी न मिलता। यामिनी ने अपना लैपटॉप खोला और उसमें एसडी कार्ड लगाया। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी जिसे उसने प्लेयर में चलाया। फौरन स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरी और आवाजें सुनाई देने लगी। चौधरी साहब, मैं तैयार हूँ। ये उसके उसी साथी की आवाज थी जिसने उसे नशा दिया था। जब मैं इस औरत के करीब जाऊं तब शुरू करना। याद रखना, सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड होना चाहिए, खासकर इसकी सिसकियां। मुझे सब कुछ चाहिए। इसके बाद ये मेरी बात न माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर विक्रम चौधरी दिख रहा था। वीडियो देखते हुए यामिनी गुस्से के मारे कांपने लगी। उसे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी और गुस्सा इस बात पर आया कि वो खुद अपने कपड़े उतार रही थी और उसे फौरन समझ आ गया कि क्या हुआ था। जरूर उस दिन उस ड्रिंक में कोई नशीली दवा थी। स्क्रीन पर उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखों में नशा था और उसने अपने कपड़े हटा दिए थे। इससे पता चलता था कि वो दवा कितनी खतरनाक थी। जब यामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी स्क्रीन पर दरवाजा एक लात के साथ खुला। यश मोहन अपना चेहरा ढके हुए अंदर आया। जब यामिनी ने ये हिस्सा देखा तो उसे चैन मिला और उसे सारी कहानी समझ आने लगी। भाई, क्या चाहिए? अगर पैसे चाहिए तो हम मिल बांट लेंगे और हमारे मजे करने के बाद तुम भी हाथ साफ कर लेना। ये बड़े ऊंचे दर्जे की औरत है। विक्रम चौधरी बात करते हुए यश मोहन से सावधान था। साथ ही वो अपने कपड़े वापस पहन रहा था जो उसने अभी उतारे थे। इंसानियत के नाम पर कलंक। यश मोहन बस 2 शब्द बोला और विक्रम चौधरी को 1 लाख रसीद कर दी। अगला सीन काफी धुंधला था। फिर उसने अपने साथी को यश मोहन से लड़ते देखा। ये सब बहुत ही कम देर चला और वीडियो वहीं रुक गया। उसके बाद स्क्रीन पूरी काली हो गई। हालांकि वीडियो छोटा था, पर जितना उसने देखा था उससे यामिनी ने काफी कुछ अंदाजा लगा लिया था। जरूर यश मोहन ने इन लोगों को उसका अपहरण करते देख लिया होगा और उनका पीछा किया होगा, फिर उसके घर में घुसकर उनकी धुनाई की। यश मोहन ने उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़ा था, पर उसने नशे का असर कैसे खत्म किया ये यामिनी को पूरी तरह पता नहीं था। लेकिन उसे इतना पता था कि यश मोहन ने उसे परेशान करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया था। तभी अगली सुबह वो दोनों पागल हो गए और चौराहे पर पड़े मिले। ये सब यश मोहन ने ही किया था। यामिनी अचानक खड़ी हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसने यश मोहन के साथ कितनी नाइंसाफी की थी, जिसने उसकी जान बचाई थी। अगर यश मोहन न होता तो मेरा क्या?
होता। यामिनी ने तो इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। शायद खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये विक्रम चौधरी कितना घटिया था, हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसने उसका क्या बिगाड़ा था। यामिनी ने फिर से सोचा और उसे लगा कि ये दूसरों के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। उसे यश मोहन से संपर्क करना चाहिए। उसने उसे बचाया और उसने बदले में उसे बुरा भला कहा। यामिनी को अचानक बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि वो एक एहसानमंद इंसान थी और चूंकि वो गलत थी, उसे लगा कि उसे फौरन यश मोहन को ढूंढकर माफी मांगनी चाहिए और शुक्रिया कहना चाहिए। यश मोहन ने मुझे सच क्यों नहीं बताया? लेकिन यामिनी को जल्दी ही समझ आ गया। उस दिन जब यश मोहन अपना चेहरा पोंछ रहा था, वो बस एक पल के लिए जागी थी और फिर बेहोश हो गई थी। शायद यश मोहन को इसका एहसास ही नहीं हुआ, या फिर चूंकि इसमें डिप्टी मेयर का बेटा शामिल था, शायद वो डर गया था कि कहीं उसे मानसिक तनाव न हो जाए या वो कुछ ऐसा न कर दे जिससे उसे ही नुकसान हो। वैसे भी यश मोहन के बारे में उसकी जो राय थी, क्या वो उसकी बात मानती अगर वो कह भी देता, शुक्रिया यश मोहन? उसे अचानक लगा कि वो उतना बुरा भी नहीं है। जब किसी की सोच बदलती है तो दूसरों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। जब वो कमरा साफ कर रही थी, तब उसे यश मोहन दुनिया का सबसे घटिया आदमी लग रहा था, पर अब वो उसे काफी हैंडसम लगने लगा था। नहीं, मुझे उसके सामने जाकर माफी मांगनी होगी, उसने सोचा। उसने उसकी जान बचाई थी और कुछ चीजें मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। अगर वो इसके लिए अपनी जान भी दे देती तो भी उसकी बदनामी ही होती। क्या मुझे यश मोहन को ढूंढना चाहिए? पर मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। मुझे पता है, मैं कल क्लास जाऊंगी और पूछूंगी कि किसी को पता है यश मोहन कहाँ है। आज की इंग्लिश क्लास में जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वो ये थी कि हमेशा सख्त रहने वाली बेरहम यामिनी ने यश मोहन के बारे में पूछा। क्लास के बाद यामिनी वहाँ से गई नहीं और पोडियम पर खड़े होकर पूछा, यश मोहन काफी समय से यहाँ नहीं आया है, क्या तुम लोगों को पता है वो कहाँ गया? क्या कोई उससे संपर्क कर सकता है? सन्नाटा, एक लंबा सन्नाटा। जब आखिरकार यामिनी को भी समझ नहीं आया कि क्या करे, तब एक छात्र ने जवाब दिया, यश मोहन शिवम के सबसे करीब है, लेकिन शिवम भी काफी समय से नहीं आया है। सुमेधा भी यश मोहन को जानती है, मैंने पिछली बार उन्हें लाइब्रेरी में बात करते देखा था। यामिनी के जाने के बाद क्लास में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। यश मोहन न केवल एक बेहद खूबसूरत औरत को जानता था जो उसके लिए कई बार आई थी, अब तो बेरहम यामिनी ने भी उसके बारे में पूछा था। ये यश मोहन तो वाकई में कोई जादुई बंदा था। सुमेधा नवसागर विश्वविद्यालय की एक जानी मानी हस्ती थी और साथ ही वो यामिनी की छात्रा भी थी, तो जाहिर है वो उसे जानती थी। जब सुमेधा ने यामिनी को यश मोहन के बारे में पूछते सुना तो पहले वो दंग रह गई, पर फिर संभलकर बोली, मैडम, यश मोहन जड़ से ही एक घटिया इंसान है, आपको उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मेरी कजन भी उसके जाल में फंसने वाली थी। ये इंसान खुद को छिपाना बहुत अच्छी तरह जानता है। यामिनी एक पल के लिए हैरान हुई और सोचा, मैं यश मोहन पर गुस्सा क्यों होंगी जब मैं उसे शुक्रिया कहने की इतनी कोशिश कर रही हूँ। हालांकि उसने सुमेधा को नहीं टोका। आखिर ये उसका अपना नजरिया था। क्या वो खुद भी पहले यश मोहन से नफरत नहीं करती थी? सुमेधा, असल में मुझे यश मोहन से कुछ बहुत जरूरी काम है, यामिनी ने बेबसी से कहा। कुछ जरूरी काम? लगता है मैडम को वाकई कोई बड़ा काम है। ये सोचते ही सुमेधा को वो दिन याद आ गया जब यामिनी गुस्से में यश मोहन को थप्पड़ मारना चाहती थी। उसने अनजाने में यामिनी के पेट की तरफ देखा और सोचा, क्या यश मोहन नामर्द नहीं था? क्या उसने वहाँ भी कोई कांड कर दिया है? जाहिर है यामिनी को सुमेधा के गंदे दिमाग का अंदाजा नहीं था और उसने फिर से चिंता में पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? सुमेधा होश में आई और सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, पर मेरी कजन संजना को शायद पता हो। आप उससे क्यों नहीं पूछ लेती? चैप्टर 48। रास्ते में लुटेरों का हमला। संजना ने अपनी कलाई पर बंधे ब्रेसलेट को महसूस किया और अचानक उसे नैना शुक्ला को 3 मोती देने पर पछतावा हुआ। उसे लगा कि उसे सुमेधा की बातों में आकर यश मोहन के बारे में अपनी राय नहीं बदलनी चाहिए थी।
भले ही उस दिन उसने उस टीचर को यश मोहन के बारे में बुरा कहते अपनी आंखों से देखा था, पर जरूरी नहीं कि गलती यश मोहन की ही हो, शायद वो टीचर ही गलत थी। वैसे भी अगर गलती यश मोहन की थी भी तो उससे उसका क्या लेना देना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो वो यश मोहन पर ही भरोसा करेगी। आखिर वो यश मोहन को जानती थी पर उस टीचर को नहीं। इंसान का चेहरा दिखता है, दिल नहीं। ऊपर से तो वो टीचर बहुत सख्त दिखती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई वैसी थी। उसे यकीन था कि यश मोहन वैसा नहीं था जैसा वो टीचर और सुमेधा कह रही थी। पर अब वो 3 मोती नैना शुक्ला को दे चुकी थी और वो उन्हें वापस नहीं मांग सकती थी। वो बस नैना शुक्ला को दोष दे सकती थी कि उसने मांगने के लिए बिल्कुल सही वक्त चुना। अगर यामिनी से मिलने के कुछ समय बाद, शायद 1 दिन बाद भी उसने पूछा होता तो वो मना कर देती। शुक्र है कि उसने नैना शुक्ला को सिर्फ 3 ही मोती दिए थे। अगर उसने सारा ब्रेसलेट दे दिया होता तो आज उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता। आखिर ये यश मोहन ने उसे दिया था। भले ही इसकी कीमत ज्यादा न हो, पर उसके सभी तोहफों में ये इकलौता था जो खुद देने वाले ने अपने हाथों से बनाया था। वो यश मोहन से मिलना चाहती थी, पर उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है। यहाँ तक कि नैना शुक्ला को भी नहीं पता था, ये मुमेई को भी नहीं पता था, पर फिर भी वो एक बार पूछ लेना चाहती थी। संजना ने अपना फोन निकाला और ली मुमेई को फोन करना चाहा, पर तभी उसका फोन बज उठा। वो फोन उसी टीचर यामिनी बंसल का था और उसे पता था कि सुमेधा ने ही उसका नंबर दिया होगा। मिलने का समय तय होने के बाद यामिनी बहुत जल्दी आई और आधे घंटे में ही संजना से मिल ली। यामिनी की बात सुनकर संजना हैरान रह गई। क्या आप यश मोहन से मिलना चाहती है? क्यों? पिछली बार जब मैंने आपसे उसके बारे में पूछा था तो आपने कहा था कि वो एक। संजना ने अपनी बात पूरी नहीं की, पर उसका मतलब साफ था। जब आप यश मोहन के बारे में ऐसा बोल रही थी तो अब उससे क्यों मिलना चाहती है? हालांकि संजना यामिनी के सामने ये बात कहना नहीं चाहती थी। आखिर वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानती थीं। भले ही वो खुद यश मोहन से मिलना चाहती थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो यामिनी को भी साथ ले जाएं। माफ करना, पिछली बार मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं उससे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ, यामिनी ने साफ साफ कह दिया। जैसे ही संजना ने ये सुना, उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि वो यश मोहन के बारे में सही थी। लेकिन उसे यामिनी जैसे लोगों से ज्यादा चिढ़ थी जो बिना सच जाने किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी औरतें बहुत इरिटेटिंग होती है। यश मोहन के बारे में बुरा बोलने के बाद उसका माफी मांगना सही था, और अब वो खुद भी यश मोहन से मिलना चाहती थी। ये मुंबई से छोटी सी बात करने के बाद संजना को पता चला कि यश मोहन का कोई अतापता नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना कोई सुराग छोड़े अचानक गायब हो गया हो। क्या? यश मोहन कहाँ गया? यामिनी बहुत निराश हुई। उसे शक हुआ कि शायद संजना उसे पसंद नहीं करती और नहीं चाहती कि उसे पता चले यश मोहन कहाँ है, पर संजना के चेहरे को देखकर उसे लगा कि वो झूठ नहीं बोल रही। यश मोहन अजय चौहान के होटल चला गया और अगली सुबह 8 बजे की फ्लाइट पकड़ ली। किस्मत से उसे टिकट की कोई फिक्र नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अजय चौहान ने सब सेटिंग कर रखी थी। 2 घंटे बाद प्लेन गिरिनगर एयरपोर्ट पर उतरा और रास्ते में कोई पंगा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अजय चौहान उस वंदना यादव से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। वंदना ने वादा किया था कि कुछ नहीं होगा, पर आखिर में अगर यश मोहन प्राणसंचय अवस्था के दूसरे लेवल पर न होता और सावधान न रहता तो शायद वहाँ उसकी जान चली जाती। अगर उस औरत की जान जाती तो जाती, पर वो यश मोहन तो बेकसूर था। 50,000 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डालना बेवकूफी थी। यश मोहन, हम गिरिनगर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और जल्दी ही कोई हमें लेने आएगा। मेरा प्लान है कि हम सीधा सरपप्रवाह नगर चलें ताकि हमें गिरिनगर में रात न बितानी पड़े और किसी फालतू लफड़े से बच सकें। अजय चौहान चाहता था कि काम जल्दी खत्म हो ताकि वो इस मनहूस जगह से जल्द निकल सके। वो एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था और यही यश मोहन भी चाहता था। वो भी फालतू की चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद एक ऑडी कार वहां आकर रुकी। ड्राइवर एक मासूम सा दिखने वाला लड़का था।
जब उसने अजय चौहान को देखा तो बड़े अदब से उसे बॉस कहा। ये मेरा ड्राइवर छोटू है, ये मेरा कर्मचारी भी है। हालांकि इसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता, पर ये कई बार सर्पप्रवाह नगर जा चुका है और वहाँ के रास्तों से वाकिफ है। अजय चौहान ने उसका परिचय दिया। यश मोहन ने उस लड़के को देखा और समझ गया कि वो बस दिखने में हट्टा कट्टा है, पर उसे लड़ना नहीं आता। हालांकि ये ड्राइवर कम बोलता था, पर उसकी ड्राइविंग काफी मजी हुई और तेज थी। गिरिनगर से निकलने के 2 घंटे बाद कार पक्की सड़क छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। अगले 2 घंटों में जाकर सड़कें थोड़ी बेहतर हुई, पर अब तक वहाँ कोई गांव नहीं दिख रहा था। चारों तरफ बस सन्नाटा और वीराना था। यश मोहन को नहीं पता था कि अजय चौहान यहाँ क्यों आया है, पर ये जगह वाकई बहुत दूर दराज की थी। कोई ताज्जुब नहीं कि उसे अपने साथ किसी की जरूरत थी। हालांकि उसे ये जगह पसंद आ रही थी। एक तरह से वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था और साधना करने और छिपने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट थी। मेहता परिवार जैसा बड़ा संगठन ऐसी चीज नहीं थी जिससे यश मोहन इस वक्त पंगा ले सके। कार 10 मिनट और चली और एक बड़ी घाटी में दाखिल हुई। जैसे ही कार अंदर गई, यश मोहन को पीछे से कुछ आवाज आई। उसने खिड़की खोलकर पीछे देखा तो पाया कि जिस रास्ते से वे आए थे वो बंद कर दिया गया था। अजय चौहान और ड्राइवर ने भी ये देख लिया था। अजय चौहान का चेहरा उतर गया, पर ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बार अजय चौहान की तरफ देखा और बोला, बॉस बस थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, टेंशन मत लो, ये लोग बस पैसों के लिए आते हैं। अजय चौहान ने सिर हिलाया और जब ड्राइवर ने कार 100 मीटर और आगे बढ़ाई तो उन्हें रोक लिया गया और वहाँ सिर्फ उनकी कार नहीं बल्कि एक मर्सिडीज भी रुकी हुई थी। बाहर निकलो, सबके सब बाहर निकलो, अजीब से कपड़े पहने एक तगड़े आदमी ने हाथ में मेगाफोन लेकर उन पर चिल्लाया। उसके साथ 2 और लोग थे जिनके पास बंदूकें थीं, पर वे वंदना यादव की AK-47 के सामने कुछ भी नहीं थीं। यश मोहन को लगा कि अगर वे उस पर अचानक गोली भी चला देते तो भी वो आसानी से बच निकलता। मर्सिडीज से 2 लोग बाहर निकले। एक लंबा आदमी था और एक लंबी कदकाठी वाली औरत। आदमी दिखने में हैंडसम और थोड़ा तगड़ा था। उसके कपड़े महंगे ब्रांड के थे। हालांकि यश मोहन को ब्रांड्स से कोई मतलब नहीं था, पर वो कुछ के बारे में जानता था। हैरानी की बात ये थी कि उस आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसके साथ ऐसा होना बड़ी चौंकाने वाली बात हो। उस औरत ने सिर घुमाकर यश मोहन की ऑडी की तरफ बड़ी उलझन से देखा। उस औरत का अंदाज बहुत ही ग्रेसफुल था। उसकी फिटिंग वाली जीन्स उसकी लंबी टांगों पर खूब जच रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था और उसकी गर्दन पर चमकती चांदी की चेन उसे काफी मॉडर्न दिखा रही थी। भले ही वो संजना या नैना शुक्ला जितनी खूबसूरत नहीं थी, पर उसके लंबे बालों और अंदाज ने उसे एक अलग ही लुक दिया था। उस औरत का उस हैंडसम आदमी के साथ कोई खास रिश्ता लग रहा था, क्योंकि वो उसके पीछे सटकर खड़ी थी और हालांकि वो परेशान थी, पर उस आदमी जितनी डरी हुई नहीं थी। चैप्टर 49 धीमी चाल। अजय चौहान नीचे उतर चुके थे और उनके साथ यश मोहन और ड्राइवर शालू भी थे। यश मोहन ने इधर उधर देखा। वहाँ एक चिल्लाने वाले आदमी और उसके 2 बंदूकधारी साथियों के अलावा 2 लोग पीछे रास्ता रोके खड़े थे। सामने रास्ता रोकते 2 और लोगों को मिलाकर कुल 7 लोग थे, जिनमें से 6 के पास बंदूकें थीं। हमें 50,000 रुपया दो और तुम जा सकते हो, मेगाफोन वाले आदमी ने कहा। पहले तो 10,000 की बात थी, अब अचानक 50,000 क्यों? शालू को शायद इस माहौल का अंदाजा था, तो उसने पूछ लिया, क्या फालतू बकवास की तो जान से मार दूंगा। पैसा कितना लेना है ये मैं तय करता हूँ। BMW को रोकने वाले आदमी ने शालू की बात सुनी और अपनी बंदूक लहराते हुए अकड़ में उसे झाड़ दिया। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, 50,000 रुपया मैं अभी देता हूँ। उस लड़के का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने तुरंत अपनी कार से 50,000 निकाल कर दे दिए। सामने वाले आदमी ने पैसे लिए और हाथ हिलाया, निकल लो। लंबे लड़के ने फौरन कार स्टार्ट की और कहा, शालू जल्दी भागो यहाँ से, सर्पप्रवाह नगर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा घर चलो।
शालू नाम की औरत ने यश मोहन और उसके साथियों की तरफ देखा और चिंता में कहा, वो लोग, उसने बस 2 ही शब्द कहे थे कि उस लड़के ने बीच में काट दिया। अरे उनके पास महंगी गाड़ी है, पैसा तो होगा ही, हमें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसे भी बीच में टोका गया, ए लड़के, तू अकेला निकल यहाँ से। इस लड़की को हम कुछ दिन अपने पास रखेंगे, बाद में आकर ले जाना। वो लड़की इधर आ, बंदूक वाले आदमी ने लंबी लड़की शालू की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर और उसकी उंगली अपनी तरफ देखकर लड़की के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। देखिए, मैंने पैसे तो दे दिए हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। जब उस लड़के ने सुना कि उसे शालू को छोड़कर जाना होगा, तो उसका उतरा हुआ चेहरा और भी सफेद पड़ गया। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तू यहीं रहा तो फिर मैं अच्छा नहीं बनूंगा। लड़की को रोकने की बात करने वाले आदमी ने लड़के की बात काटते हुए ठंडी आवाज में कहा और बंदूक तान दी। फिर उसने गिनती शुरू की। रुको, मैं जा रहा हूँ। लड़का अचानक अपनी मर्सिडीज की तरफ भागा, एक छोटा बैग वहीं छोड़ा, इंजन स्टार्ट किया और अकेले ही गाड़ी मोड़कर वापस भागने लगा। वो इतनी तेजी में था कि बंदूक वाले आदमी ने अभी बस 4 तक ही गिना था। किस्मत से वो जगह खुली थी, वरना उस रफ्तार में गाड़ी मोड़ना नामुमकिन था। लुटेरे अपनी बात के पक्के निकले और उसे भागता देख हंसते हुए रास्ता दे दिया। शालू नाम की वो लड़की अब भी वहीं थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसके होंठ कांप रहे थे। काफी देर तक वो कुछ बोल नहीं पाई, बस धीरे धीरे पीछे हटते हुए यश मोहन की कार तक पहुंच गई। अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से पैसे निकालो और हमारा टाइम खराब मत करो। उन सातों ने उन्हें घेर लिया था। शालू, तुम जर्नलिस्ट शालू हो? इस बीच अजय चौहान ने लड़की को पहचान लिया और चौंककर चिल्लाए। साफ था कि वो उसे जानते थे। शालू ने मुड़कर अजय चौहान को देखा। चेहरा जाना पहचाना था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है। फिर भी किसी जान पहचाने को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली और वो यश मोहन के पीछे छिप गई। उन भूखे भेड़ियों जैसे आदमियों को देख उसकी रूह कांप रही थी। आप? शालू ने डरी हुई नजरों से अजय चौहान को देखा। जो भी हो, अजय चौहान इन गुंडों से तो लाख गुना बेहतर थे। मैं अजय चौहान हूँ, लैन ये कॉरपोरेशन से। अजय चौहान की बात पूरी होने से पहले ही शालू ने हैरानी में कहा, आप लैन कॉर्प के सीईओ अजय सर है? यशवर्धन के चाचा। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ मिलेंगे। शालू अचानक रुक गई क्योंकि उसे अपनी हालत याद आ गई। अजय चौहान भले ही अपने थे, पर वो उसे इन गुंडों से नहीं बचा सकते थे। उसका दिल फिर से बैठ गया और परदेश में अपना कोई मिलने की खुशी गायब हो गई। अच्छा, तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, अब जल्दी से पैसा निकालो और दफा हो जाओ। वो लड़की, इधर आ वरना सबको भून दूंगा। फिर मत कहना कि मौका नहीं दिया। साला, शालू पर नजर गड़ाए उस आदमी ने बड़ी अकड़ में भौंकना शुरू किया। अजय चौहान ने खुद को संभाला। वो जानते थे कि शालू राजनगर की मशहूर जर्नलिस्ट है जो खतरों के बीच जाकर इंटरव्यू लेती है। वो अपनी जान पहचान की औरत को इन गुंडों के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। यश मोहन, कुछ आइडिया है? अजय को पता था कि यश लड़ना जानता है, पर 7 बंदूकधारियों के सामने ये बाजार के चोरों वाला मामला नहीं था। ये लोग कौन है? यश मोहन ने बड़े आराम से पूछा, जैसे उसके सामने बंदूक तनी ही न हो। ये सब भाड़े के गुंडे और लुटेरे हैं। ये अक्सर चीन और वियतनाम के बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। ये बेधड़ कत्ल करते हैं, पर इनका असल काम लूटपाट है। अजय को इनके बारे में थोड़ा पता था, तभी तो उन्होंने यश मोहन से मदद मांगी थी। इनके पास कितने लोग हैं? यश ने एक और सवाल किया। कहते हैं ये 13 लोग थे और खुद को 13 टर्बो बुलाते थे, पर सुना है किसी और गैंग से लड़ाई में इनके 6 लोग मारे गए। अब बस ये 7 ही बचे हैं। अक्सर ये बस पैसा चाहते हैं, पर अगर कोई नखरे करे तो जान ले लेते हैं। ये औरतों को कम ही पकड़ते हैं, पर शायद इस लेवल की लड़की यहाँ कम ही आती है। इस बार ड्राइवर ने जवाब दिया। वो यहाँ कई बार आ चुका था और अजय से ज्यादा वाकिफ था। औरतों की बात करते हुए उसने अनजाने में शालू की तरफ देखा और चुप हो गया। सब समझ रहे थे वो क्या सोच रहा है,
तुम जैसी लड़की यहाँ आई ही क्यों? यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, अजय सर, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, आप तीनों गाड़ी में बैठिए। अबे साले, टाइम खराब कर रहा है, यांगपी एक को टपका दे, क्योंकि ये लोग बिना बंदूक वाला मेगाफोन पकड़ा आदमी यश और बाकी सबको बात करते देख चिढ़ गया। ठाय उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके बगल वाले ने गोली चला दी। जाहिर है वो भी वही सोच रहा था जो मेगाफोन वाला। बदकिस्मती से उसका निशाना यश मोहन था। जैसे ही गोली चली, यश मोहन उछला और सीधा उसके मुंह पर लात जमा दी। वो आदमी बिना आवाज किए ढेर हो गया। उसके बगल वाले दो लोग, जिसमें मेगाफोन वाला भी था, वो भी गिर पड़े और यश को खरोंच तक नहीं आई। यश ने लगातार 3 लोगों को लात मारी और जमीन पर आने से पहले ही उसने 2 बंदूकों के हैंडल्स पर लात मारी जो अजय चौहान के सिर के ऊपर से उड़ती हुई पीछे गईं। फिर 2 गहरी आवाजें आईं और अजय के पीछे खड़े 2 लोग उन बंदूकों की चोट से बेहोश हो गए। बचे हुए 2 लोगों ने फौरन संभलकर अपनी बंदूकें तान दी। ठाय 2 और गोलियां चली। फिर एक कड़क की आवाज आई और तब डरे हुए अजय और बाकी लोगों ने देखा कि क्या हुआ। यश मोहन ने उनकी कलाइयां पकड़ रखी थीं, जिससे गोलियां हवा में चली गईं और वो कड़क की आवाज उनकी हड्डियां टूटने की थी। यश एक जर्नलिस्ट के सामने खून खराबा नहीं करना चाहता था, वरना ये औरत हर जगह ढिंढोरा पीट देती। इसीलिए उसने अपनी लोहे की कीलों का इस्तेमाल नहीं किया, वरना काम और जल्दी हो जाता। अजय हैरान होकर यश को देख रहे थे। उन्हें पता था यश ताकतवर है, पर इतना खतरनाक होगा ये नहीं सोचा था। उसने पहली गोली चकमा देकर हमला किया और फिर 6 बंदूकों के सामने ऐसे घूम रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो। ये लड़ाई नहीं, एक शो था। ड्राइवर का भी मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बॉस के साथ आया ये सीधा सा दिखने वाला लड़का इतना पावरफुल है। शालू की हैरानी अब एक अजीब से आकर्षण में बदल गई थी। उसने पहली बार किसी को ऐसे लड़ते देखा था जैसे फिल्मों में होता है। अफसोस बस इस बात का था कि वो इसे शूट नहीं कर पाई। वो भूल गई थी कि अभी कुछ देर पहले उसकी क्या हालत थी। पर तभी उसे सब याद आया और वो यश की शुक्रगुजार हो गई। अगर वो न होता तो उसकी हालत मौत से बदतर होती। उसे लगा कि अब उसे इतना इमोशनल होकर फैसले नहीं लेने चाहिए। भागने वाले उस लड़के के बारे में सोचकर उसने ठंडी आह भरी। इंसान की असलियत मुसीबत में ही पता चलती है। अजय चौहान भी उस हैंडसम लड़के से कहीं बेहतर निकले। धप, यश ने आखिरी गुंडे के पेट में लात मारी और उसे कई मीटर दूर फेंक दिया, जहां गिरते ही वो बेहोश हो गया। चैप्टर 50 सर्पप्रवाह नगर का बवाल। आखिरी गुंडे को ढेर करने के बाद यश ड्राइवर की तरफ मुड़ा और बोला, इधर आओ और मेरी थोड़ी मदद करो इन कचरे के डिब्बों को घसीटने में। मैं मदद करती हूँ। शालू दौड़कर आई। उसका चेहरा अभी भी लाल था, शायद एक्साइटमेंट कम नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई सपनों का राजकुमार उसे बचाने आ गया है। सब कुछ एक सपने जैसा और बहुत तेज हुआ था। अजय चौहान अब शांत हो चुके थे। वो मन ही मन खुश थे कि उन्होंने सही फैसला लिया और ठान लिया कि यश मोहन से दोस्ती पक्की करनी है। क्या पता वो किसी बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर का चेला हो। उन्होंने सुना था कि राजनगर में कुछ पुराने मार्शल आर्ट्स खानदान है, पर वो लोग दुनिया से अलग थलग रहते हैं और कभी एथलीट वगैरह नहीं बनते। फिर भी उन्हें पता था कि कुछ परिवार अपने बेस्ट लोगों को देश के खास डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं। वो लोग बस देश की सेवा करते हैं और बड़े बड़े लीडर्स को भी उनकी सिक्योरिटी नहीं मिलती। यश ने शालू को जोश में आते देखा और सिर हिलाया। इस औरत का मूड कितनी जल्दी बदलता है। उसने उससे बात नहीं की और बस 2 बेहोश गुंडों को उठाकर जंगल की तरफ ले गया। ड्राइवर शालू ने भी 2 लोगों को घसीटा और पीछे हो लिया। यश ने उन्हें जंगल में फेंका और 2 और ले आया। शालू ने देखा कि यश उसे भाव नहीं दे रहा है तो उसे थोड़ा बुरा लगा, पर वो पूरी ताकत लगाकर भी यश का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। आखिर में ड्राइवर ने ही उसकी मदद की। जब सातों वहां पहुंच गए तो यश ने ड्राइवर से कहा, तुम लोग गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। ड्राइवर के जाने के बाद यश ने एक को लात मारकर जगाया। ये लोग ज्यादातर वियतनाम साइड के थे जो रास्ता रोककर लूटते थे।
सबको जगाने के बाद यश ने उनके ठिकाने के बारे में पूछा और पता चला कि सर्पप्रवाह नगर के पास ही उनका एक प्राइवेट बंगला है। और जैसा ड्राइवर ने कहा था, पहले वो 13 थे पर अब बस 7 ही बचे थे। पहले यश ने सोचा था कि वहां जाकर सबको खत्म कर दे क्योंकि उसे काम अधूरा छोड़ना पसंद नहीं था, पर जब कोई बचा ही नहीं था तो उसने जाने का इरादा छोड़ दिया। यश ने उनकी लाशों को पहाड़ी झरने में फेंक दिया। उसे उनके पास से कुछ विदेशी करेंसी मिली पर उसने 1 रुपया भी नहीं छुआ। उसके लिए ये पैसा मिट्टी बराबर था। उसे समझ नहीं आया कि दिन भर लूटने के बाद भी ये लोग इतने कंगाल कैसे थे। शायद सारा माल ठिकाने पर ही रखते थे। जब यश वापस सड़क पर आया तो ड्राइवर और अजय ने रास्ता साफ कर दिया था। तीनों गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। हैरानी की बात थी कि किसी ने नहीं पूछा कि उन गुंडों का क्या हुआ। मैं ये पैसे नहीं रख सकती, तुमने उन्हें भगाया है तो ये तुम रखो। शालू ने वो 50,000 रुपया यश मोहन को देने की कोशिश की जो अजय चौहान ने उसे दिए थे। यश ने उसे मना कर दिया और कहा, जरूरत नहीं है, तुम ही रखो। अजय सर ने मुझे काम पर रखा है और वो मुझे पैसे दे रहे हैं। वैसे भी तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग गया तो इसे उसका हर्जाना समझ लो। मैं उसे नहीं जानती, वो जानवर था। शालू कुछ और कहना चाहती थी पर यश ने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कह दिया। यश जी, आपकी वजह से हम बच गए। अगर आप न होते तो आज बड़ी मुसीबत हो जाती। अजय चौहान ने तुरंत शुक्रिया अदा किया। अजय सच कह रहे थे, अगर शालू न मिलती तो बस थोड़े पैसे जाते, पर उसे बचाने के चक्कर में बात बिगड़ सकती थी। यश ने हाथ हिलाकर कहा, अजय सर, आप तो फालतू में फॉर्मल हो रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं था। वैसे भी हमारी बात यही हुई थी, वरना मुझे साथ लाने का फायदा क्या। यश की बात सुनकर अजय का मूड बढ़िया हो गया और बोले, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, अगर बुरा न मानो तो मुझे अजय भाई कहो और मैं तुम्हें यश भाई कहूँगा। ये सही रहेगा। यश ने हामी भर दी। अजय चौहान बुरे आदमी नहीं थे, उनसे रिश्ता रखना अच्छा था। जब शालू ने अजय से यश का नाम पूछा तो उसे ये नाम सुना सुना लगा, पर याद नहीं आया कि कहा। जर्नलिस्ट शालू, सर्पप्रवाह नगर काफी खतरनाक और अराजक जगह है। वहाँ 3 देशों की सरहदें मिलती है। तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? अजय ने मुड़कर पूछा। शालू की सोच टूटी और उसने बेबसी से कहा, मैंने सुना था कि गिरनगर आने वाले टूरिस्ट गायब हो रहे हैं, तो मैं इंटरव्यू करने आई थी। यहाँ आकर पता चला कि सब सर्पप्रवाह नगर जाने के बाद गायब हुए, तो मैं खुद देखने जा रही थी। अगर आप लोग न मिलते तो पता नहीं क्या होता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यश मन ही मन हंस रहा था। ये जर्नलिस्ट कितनी भोली थी। उसे लगा कि बड़े शहर की तरह यहाँ भी प्रेस कार्ड दिखाकर गुंडों को डरा देगी। उसे हंसी आ रही थी। अजय के पास भी कहने को कुछ नहीं था। वो जानते थे कि शालू पिछले कुछ सालों में काफी फेमस हुई है, पर वो उसे ज्यादा नहीं जानते थे तो टोकना ठीक नहीं समझा। शालू ने उनके चेहरे देख लिए और समझ गई कि वो क्या सोच रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब उसने गिरनगर आने का सोचा था तो सोहम मेहता उसके साथ आने की जिद करने लगा और BMW लेकर उसे यहाँ तक छोड़ने आया था। सोहम की शक्ल अच्छी थी तो लोगों को वो पसंद आता था और शालू को भी वो ठीक लगता था। शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन भी जाती, पर मुसीबत के समय उसे समझ आ गया कि लुक्स से कुछ नहीं होता। यश अब और नहीं बोला, बस बाहर के नजारे देखने लगा। चारों तरफ जंगल था और लोग कम, जो उसकी साधना के लिए बेस्ट था, और अगर मेहता परिवार यहाँ आया भी तो वो बच निकलेगा। यश को पता था कि वो अभी सर्वशक्तिमान नहीं है और दुनिया में उससे भी ताकतवर लोग हैं। साथ ही मॉडर्न हथियारों का मुकाबला वो अभी पूरी तरह नहीं कर सकता था। अजय और शालू बातों में मशगूल थे। शालू बीच बीच में यश को देख रही थी, पर यश को ध्यान में मग्न देख उसने बात करने का इरादा छोड़ दिया। आधे घंटे बाद ऑडी एक कस्बे में घुसी जो किसी किले जैसा लग रहा था। यही सर्पप्रवाह नगर है, हमें कुछ काम निपटाने हैं तो कल ही निकल पाएंगे। शालू बेटा, तुम्हारा क्या इरादा है? हमारे साथ रुकोगी या अकेले जाओगी? अजय ने कस्बे में पहुंचकर पूछा। शालू जवाब देती उससे पहले ही सामने 2 गुटों को लड़ते देखा।
उनके हाथों में लाठियां और चाकू थे। कुछ ही देर में खून से लथपथ लोग जमीन पर गिरकर चीखने लगे। काफी देर बाद पुलिस जैसे दिखने वाले कुछ लोग आए और लड़ने वाले अपने घायलों को लेकर चले गए। हैरानी की बात थी कि पुलिस ने उनका पीछा तक नहीं किया। शालू का दिल धक धक करने लगा। उसने नहीं सोचा था कि सरेआम ऐसा होगा। उसकी नींद अब पूरी तरह खुल चुकी थी। सर्पप्रवाह नगर में कोई कानून नहीं चलता, ये पहले बस जंगल था। पर 70 के दशक के बाद यहाँ शरणार्थी बसने लगे। अलग अलग देशों के लोगों ने इसे एक किले जैसा बना दिया। जो पुलिस तुमने देखी वो बस नाम की है, यहाँ से ज्यादा गंदी जगह कोई नहीं है। यश और शालू की हैरानी देख अजय ने खुद ही सब समझा दिया। भले ही वो पहली बार आए थे, पर जानकारी पूरी रखते थे। मुझे लगता है मैं अजय अंकल के साथ ही रहूंगी। शालू ने अब अकेली जांबाज जर्नलिस्ट बनने का रिस्क नहीं लिया। चैप्टर 51 नवसागर का जादुई डॉक्टर। सर्पप्रवाह नगर में दाखिल होने के बाद ऑडी एक पत्थर के घर के सामने रुकी जो बड़ा अजीब और दिलचस्प था। ये गोल तंबू जैसा था और पत्थर की दीवारों के बीच छोटी छोटी खिड़कियां थीं। अजय ने ड्राइवर और शालू को बाहर ही रुकने को कहा और यश को अपने साथ ले गए। अंदर काफी जगह थी। वहाँ 20 से ज्यादा खतरनाक दिखने वाले लोग थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। वहाँ के लीडर, जिसके लंबे बाल और डरावना चेहरा था, उसके पास 2 बंदूकधारी थे। बाकी सबके पास तलवारें या चाकू थे। यश और अजय को अंदर आते देख 2 लड़कों ने उनकी तलाशी लेनी चाहिए। पर जैसे ही वो यश के पास आए, यश ने उन्हें ऐसे उठाकर फेंका जैसे वो मुर्गियां हों। वो दोनों दरवाजे से बाहर किसी गोले की तरह जा गिरे। ये देख सबने अपनी तलवारें तान लीं और लीडर के इशारे का इंतजार करने लगे। लीडर ने देखा कि यश ने कितनी आसानी से ये किया तो वो भी चौंक गया, पर उसने फौरन हाथ हिलाकर अपने आदमियों को शांत किया। फिर उसने अपने करीबियों से कहा, तुम लोग बाहर जाओ, बस रॉकी और शैडो रुकेंगे। अब कमरे में बस अजय, यश, वो लीडर और उसके 2 आदमी थे। लीडर समझ गया था कि ये लड़का मामूली नहीं है और भले ही उसके पास आदमी ज्यादा हो, यश भारी पड़ सकता था। जो इंसान 2 हट्टे कट्टे आदमियों को खिलौने की तरह फेंक दे, उससे पंगा लेना ठीक नहीं था। उसने हाथ जोड़कर अजय से कहा, अजय भाई, आपसे मिलकर खुशी हुई। और ये कौन है? उसने यश की तरफ देखते हुए बड़े संभल कर पूछा। अजय को माजरा समझ आ गया था। ये बंदा यश से डर रहा था। अजय ने कहा, फेंग भाई, फिक्र मत करो, ये मेरा दोस्त है। इसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं और मेरी हिफाजत के लिए साथ आया है। मैं वो चीज ले आया हूँ जो तुम्हें चाहिए थी। तुम्हारा क्या इरादा है? उस आदमी ने यश को गौर से देखा और एक लकड़ी का बक्सा निकाला। जैसे ही बक्सा बाहर आया, यश को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। ये मामूली नहीं था, इसमें प्राण ऊर्जा की झलक थी। यश की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये उसके काम की चीज है। पहले अपनी चीज दिखाओ। फेंग ने बक्सा पकड़कर अजय से कहा। अजय कुछ बोलते उससे पहले ही यश ने हाथ हिलाया और बक्सा उड़कर सीधा यश के हाथ में आ गया। ये देख फेंग हक्का बक्का रह गया और अपनी सीट से उछल पड़ा। उसकी हैरानी अब गहरे डर और इज्जत में बदल गई थी। सिर्फ फेंग ही नहीं, उसके आदमी और अजय भी फटी आंखों से यश को देख रहे थे। ये क्या जादू था? बस हाथ हिलाया और 6 से 7 मीटर दूर रखी चीज पास आ गई। यश को किसी की परवाह नहीं थी। उसने बक्सा खोला। अंदर एक काले रंग की जड़ थी। उसे छूते ही एक रूहानी लहर महसूस हुई। पर्पल हार्ट वाइन। यश समझ गया कि ये उसी की जड़ है। पृथ्वी लोक पर ऐसी चीज मिलना करिश्मा था, क्योंकि यहाँ प्राण ऊर्जा कम है। उसे सिल्वर हार्ट ग्रास मिलने पर भी हैरानी हुई थी, पर ये तो और भी कीमती था। काश ये और ज्यादा होता। यश भाई, आप? अजय इतने हैरान थे कि उनके शब्द अटक रहे थे। उन्होंने यश को लड़ते देखा था, पर ये जादू तो दिमाग हिला देने वाला था। अजय भाई, ये मेरे बहुत काम आएगी। क्या हम इसके लिए कुछ डील कर सकते हैं? अगर ये करोड़ों रुपए की बात होती तो यश ध्यान न देता, पर ऐसी चीजें यहाँ मिलना नामुमकिन के बराबर है। किस्मत से ही ये उसे मिली थी।
अरे, अजय अभी भी सदमे में थे। यश की बात सुनकर वो होश में आए और बोले, अगर आपको ये पसंद है तो रख लीजिए। ये डार्क पर्पल रूट वाकई नायाब है। मुझे सर्पप्रवाह नगर में बड़ी मुश्किल से ये छोटा टुकड़ा मिला। यश ने सुना कि वो इसे डार्क पर्पल रूट कह रहे हैं, पर उसने टोका नहीं। अजय ने एक लिफाफा निकाला और फेंग को दिया, ये लो तुम्हारा चेक। फेंग तुरंत यश के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं फेंग हूँ, यहाँ एक छोटे से ग्रुप का लीडर। आपका शुभ नाम क्या है बड़े भाई? वो जान गया था कि यश कोई मामूली इंसान नहीं है और उससे दोस्ती करना चाहता था। भले ही यश छोटा था, उसने उसे बड़ा भाई कहा। यश ने फेंग को देखा और सोचा कि इससे पूछूंगा कि ये जड़ कहाँ से आई। वैसे भी उसे यहाँ रुकना था, तो लोकल लोगों से बना के रखना जरूरी था। मैं यश मोहन हूँ, यहाँ कुछ दिन रुकने का इरादा है, यश ने कहा। अरे वाह, अगर आपको कोई भी काम हो तो बस फेंग को याद करना। ये जड़ मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। अजय भाई प्लीज अपना चेक वापस ले लीजिए। फेंग ने चेक वापस बढ़ा दिया। अजय को ये ठीक नहीं लगा और उन्होंने चेक वापस दिया। हमारी बात हो चुकी है, ये मेरी तरफ से यश भाई को गिफ्ट है, तो पैसे मैं ही दूंगा। दोनों को बहस करते देख यश ने हाथ उठाया और बोला, फेंग भाई चेक रख लो, तुम्हें अपने आदमियों और खर्चे के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे अजय भाई आपको इसकी क्या जरूरत थी? अजय ने आह भरी और कहा, पता नहीं क्यों, जब मेरा बेटा 8 साल का हुआ तो अचानक उसे दिमागी बीमारी हो गई। मैंने दुनिया भर के डॉक्टर्स दिखाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक पुराने वैद्य ने कहा कि इस जड़ का काढ़ा 3 साल तक पिलाओ तो शायद वो ठीक हो जाए। बड़ी मुश्किल से पता चला कि फेंग के पास ये है, तो मैं यहाँ दौड़ा आया। असल में मेरे ताऊ जी ने नवसागर में एक जादुई डॉक्टर देखा था, पर जब तक मैं पहुँचा वो गायब हो चुका था। मुझे लगा कि अगर वो ताऊ जी को ठीक कर सकता है तो मेरे बेटे को भी कर देगा। खैर, मेरी किस्मत खराब थी और ये जड़ भी शायद ही काम करे, उस वैद्य ने बस शायद कहा था। खैर, आप इसे रख लीजिए। नवसागर यश ने कंफर्म करने के लिए पूछा। उसे लगा कि अजय शायद उसी बुजुर्ग की बात कर रहे हैं जिसे उसने बचाया था। हाँ, नवसागर के लीकांग हॉस्पिटल में। मेरे ताऊ जी को सालों पुरानी बीमारी थी, सब हार चुके थे, पर उस डॉक्टर ने उन्हें बचा लिया। पर ऐसे फरिश्ते बार बार नहीं मिलते, अजय ने दुखी होकर कहा। इस बीच यश को यकीन हो गया कि वो जादुई डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। चैप्टर 52 दूरदराज का ठिकाना। यश थोड़े सन्नाटे के बाद बोला, अजय भाई अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो अपना पता दे दीजिए। मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाए तो मैं आकर आपके बेटे को देख लूंगा, शायद मैं उसे ठीक कर सकूं। पर एक बात बता दूं, ये जड़ आपके बेटे को ठीक नहीं कर पाएगी, उस वैद्य ने आपको बेवकूफ बनाया है। क्या? अजय चौंक गए और यश का हाथ पकड़ लिया। यश भाई, क्या आप वाकई मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? यश ने सिर हिलाया और कहा, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अजय ने अपना कार्ड निकाला और यश को दिया। ये मेरा घर का पता और नंबर है, प्लीज भाई भूलना मत। उन्हें नहीं लगा कि यश झूठ बोल रहा है, क्योंकि यश जैसा बंदा डंगे नहीं मारता। उन्होंने आज यश का चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। भले ही वो थोड़े समय से साथ थे, पर उन्हें यश पर पूरा यकीन था। यश ने कार्ड देखा और बोला, पर मैं अभी राजनगर नहीं आ सकता, शायद 1 साल लग जाए। यश जानता था कि अभी राजनगर जाना खुद को मुसीबत में डालना होगा। कोई बात नहीं, बस आप याद रखिएगा, उतना ही काफी है। अजय जरा भी बुरा नहीं माने, बल्कि वो बहुत खुश थे। जड़ से तो 2 से 3 साल लगते, पर यश ने कह दिया है तो मतलब काम हो जाएगा। अजय को पता था कि कौन सा सौदा बेहतर है। यश अभी क्यों नहीं जा सकता, इस पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। यश एक जादुई इंसान था, उसके अपने काम होंगे, और वो बॉर्डर पर आया था, मतलब कोई न कोई परेशानी तो होगी ही। दोस्त होने के नाते सब पूछना जरूरी नहीं था। हाँ, यश भाई, मैं अभी दावत का इंतजाम करवाता हूँ। फेंग की खुशी डील से ज्यादा यश जैसे इंसान से मिलने की थी।
और सबसे बड़ी बात कि वो यहाँ रुकने वाला था। बाहर खड़ी शालू जब परेशान होने लगी तब यश और अजय बाहर आए। उनके पीछे वो डरावना आदमी भी था। खाने के बाद शालू देख पा रही थी कि सब बहुत खुश थे। चाहे अजय हो या वो गुंडा लीडर, सब यश की बहुत इज्जत कर रहे थे और ये इज्जत दिखावटी नहीं थी। अजय राजनगर के बड़े बिजनेसमैन थे, पर वो गुंडा भी यश के आगे झुक रहा था। उसके मन में बहुत सवाल थे, पर वो यश से इतनी क्लोज नहीं थी। उसने ड्राइवर से पूछा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। फेंग ने उनके रुकने का इंतजाम किया, पर यश डिनर के बाद कहीं निकल गया। कहा, ये किसी को नहीं पता था, सिवाय अजय के, जिन्हें थोड़ा अंदाजा था। यश उन 13 लुटेरों के ठिकाने पर गया, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिला। उसे ताज्जुब हुआ कि इतने साल लूटने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था, जिससे यश का अमीर बनने का सपना टूट गया। अगली सुबह फेंग उनके पास आया। अब फेंग का पुदाओ ग्रुप सर्पप्रवाह नगर का सबसे बड़ा गैंग बन चुका था, क्योंकि 13 टर्बो खत्म हो चुके थे। फेंग की वजह से अजय और बाकी सब सुरक्षित थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उन्हें छेड़ने की। अगले दिन अजय ने यश से विदा ली। मैं अपने कुछ लड़कों को साथ भेजता हूँ ताकि तुम लोग हाईवे तक सुरक्षित पहुँच जाओ, फेंग ने अजय से कहा। यश ने उसे नहीं रोका, क्योंकि रास्ते के लुटेरे तो वो पहले ही साफ कर चुका था। फिर भी फेंग की मदद लेने में कोई बुराई नहीं थी। शालू यश के पास आई और धीरे से बोली, यश, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मैं राजनगर में तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। पहले वो हिचकिचाई, पर फिर कॉन्फिडेंस से बोली। यश मुस्कुराया और कहा, शुक्रिया, पर इसकी जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि मेरे पास फोन ही नहीं है। छोटी बातों की फिक्र मत करो। शालू सन्न रह गई। उसे लगा था कि यश जैसा लड़का उसके जैसी सुंदर लड़की को मना नहीं करेगा, पर उसने कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि आज के जमाने में किसी के पास फोन नहीं होगा। अजय जानते थे कि यश सच बोल रहा है, पर उन्होंने शालू की गलतफहमी दूर नहीं की और बोले, चलो, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। बेचारी शालू को रिजेक्शन झेलकर जाना पड़ा। जहां तक साधना की जगह की बात थी, फेंग की मदद के बाद यश को अब अजय की जरूरत नहीं थी। फेंग ने यश के लिए सर्पप्रवाह नगर से 10 किलोमीटर दूर एक पुराना मठ चुना। यहाँ पहले एक साधु रहता था जिसे फेंग जानता था, पर 3 साल पहले वो साधु अचानक गायब हो गया। यश को ऐसी ही सुनसान जगह चाहिए थी। फेंग ने मठ की सफाई करवाई और यश वहाँ शिफ्ट हो गया। उसका मकसद सिल्वर हार्ट ग्रास उगाना और उस जड़ के बारे में रिसर्च करना था। फेंग ने बताया कि 7 साल पहले जब वो जान बचाकर भाग रहा था, तो उसे बॉर्डर के पास एक तिब्बती लामा की लाश मिली थी। उसके पास से ही उसे वो बक्सा मिला था। फेंग ने उस लामा को वहीं दफना दिया था। यश ने फेंग से उस जगह का नक्शा ले लिया। उसे लगा कि अगर उस लामा के पास वो जड़ थी तो शायद कुछ और भी मिल जाए। वो मठ काफी बड़ा था, करीब 50 गज का। यश ने उसके आसपास की जमीन तैयार की ताकि वो अपनी घास उगा सके। उसने सारे बीज एक साथ नहीं बोए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वहाँ का मौसम कैसा है। उसने बस 19 बीज बोए और सुरक्षा का इंतजाम किया। अब उसे जंगल में जाना था, क्योंकि बीजों को उगने में महीना लगना था और उसकी साधना भी रुकी हुई थी। फेंग को बताकर यश उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां लामा को दफनाया गया था। अभी उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी था। चैप्टर 53 मेहता परिवार की तफ्तीश। राजनगर का मेहता परिवार चीन के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक था, पर अभी वहां का माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि घर के चिराग सोहम मेहता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पर सबको पता था कि ये महज एक्सीडेंट नहीं था। सोहम जैसा डरपोक लड़का आधी रात को उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर क्यों जाएगा? घर वाले उसके कैरेक्टर को जानते थे, वो बिना काम के कहीं नहीं जाता था। तफ्तीश का क्या हुआ? सोहम के पिता सोम प्रकाश मेहता ने गुस्से में पूछा। उनका इकलौता बेटा मारा गया था और वो कातिल को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक आदमी ने खड़े होकर बताया, सर, सोहम 1 हफ्ते पहले गिरिनगर गया था। वहाँ से वो नवसागर निकला, पर हाईवे के सीसीटीवी फुटेज वहाँ नहीं मिले, क्योंकि सोहम ने खुद ही उन्हें बंद करवा दिया था। वो वहाँ नैना शुक्ला के लिए गया था,
पर नैना वहां से निकल गई और उसी रात यश मोहन भी गायब हो गया। हमने गाड़ी की जांच की पर यश की लाश वहां नहीं मिली। मतलब वो या तो गाड़ी में था ही नहीं या बीच में ही निकल गया। सीसीटीवी में गाड़ी अचानक सड़क से नीचे गिरती दिख रही है। यश मोहन कहाँ है? सोम प्रकाश ने पूछा। उस आदमी ने कहा, अभी पता नहीं, पर हमें उनके घर से एक फुटेज मिली है जिसे डिलीट कर दिया गया था। हम उसे रिकवर कर रहे हैं। तभी एक लड़का पेन ड्राइव लेकर आया और बोला, सर डेटा मिल गया है, अभी चलाओ इसे। सोम प्रकाश दहाड़े। स्क्रीन पर दिखा कि कैसे सोहम और उसके गुंडे यश को जबरदस्ती ले जा रहे थे। तो ये सब उस भिखारी का काम है, एक और आदमी चिल्लाया। उसे ये याद नहीं आया कि गलती सोहम की थी जो रात में किसी के घर घुसा था। लगता है उस नैना को भी पता था, तभी उसने ये सब डिलीट किया। सोम प्रकाश के बगल में बैठे आदमी ने कहा, मैं शुक्ला परिवार को नहीं छोड़ूंगा, पर पहले उस यश मोहन को पकड़ो, उसे घसीटकर राजनगर लाओ। उसे पता चलना चाहिए कि मेहता परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सोम प्रकाश ने ठान लिया था कि वो पूरे शुक्ला परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने आदेश दिया कि यश मोहन का पता लगाओ और उसे जिंदा या मुर्दा लाओ। साथ ही ये भी पता करो कि उसने सोहम से गाड़ी कैसे गिरवाई। एक बुजुर्ग ने शक जताया, ये यश मोहन अजीब है, ये हमेशा पेड़ के नीचे क्यों बैठा रहता है? क्या ये कोई साधना करता है? अगर इसके पीछे कोई बड़ा उस्ताद हुआ तो मुश्किल हो सकती है। अरे नहीं सर, वो तो घर से निकाला हुआ बेकार लड़का है, उसे कौन सिखाएगा? और फुटेज में भी कोई उस्ताद नहीं दिखा, तफ्तीश करने वाले ने भरोसा दिलाया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, उम्मीद है तुम सही हो, वरना किसी मार्शल आर्ट्स मास्टर से दुश्मनी हमें भारी पड़ सकती है। जिस दिन मेहता परिवार ने वो फुटेज ली, नैना को पता चल गया और उसे पछतावा हुआ कि उसने उसे पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया। उसे लगा कि अब यश को वार्न करना जरूरी है, पर उसके पास यश का कोई कांटेक्ट नहीं था। उसने अपनी माँ को सब बताया, जो ये सुनकर दंग रह गईं कि सोहम की मौत का कनेक्शन उनके परिवार से है। नैना, अब यश को ढूंढना नहीं बल्कि मेहता परिवार के गुस्से से बचना जरूरी है। सोम प्रकाश तुम्हें नहीं छोड़ेगा, उसकी माँ ने समझाया। नैना ने दुखी होकर कहा, मैंने यश को मुसीबत में डाल दिया और अब आप सबको भी। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आई एम सॉरी माँ। उसकी माँ ने दिलासा दिया, हम भी इतने कमजोर नहीं हैं। पहले मुझे सब सच सच बताओ कि तुम्हारे और यश के बीच क्या हुआ था। चैप्टर 54, जंगल का बेफिक्र मुसाफिर। फेंग ने अंदाजा तो दिया था, पर सालों बाद उसे जगह ठीक से याद नहीं थी। यश ने उसे साथ आने से मना कर दिया क्योंकि उसे सर्पप्रवाह नगर संभालना था। वैसे भी यश अकेले ज्यादा तेज था। यश 3 दिन से भटक रहा था, पर उसे वो कब्र नहीं मिली। उसे कई बार खतरों का सामना करना पड़ा, चीते, भेड़िए और सांपों से उसका पाला पड़ा। फेंग ने 2 पेड़ों का निशान बताया था, पर वो कहीं नहीं दिखे। पर यश हार मानने वालों में से नहीं था। चौथे दिन उसने और गहरे जंगल में जाने का सोचा, पर पहले पेट पूजा जरूरी थी। यश एक खरगोश भून रहा था कि तभी गोलियों की आवाज आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी करीब 30 साल का लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। उसके हाथ में एक खंजर था। वो बुरी तरह घायल था, कपड़े फटे हुए थे और कमर पर गोली का गहरा जख्म था जिससे खून बह रहा था। उस आदमी ने यश को देखा तो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतने खतरनाक जंगल में कोई आराम से खरगोश भून रहा है। भागते भागते उसे भी भूख लगने लगी थी। यश ने उस पर नजर डाली। उसे उसमें वही किलर वाली वाइब महसूस हुई जो उसे संजना की पार्टी में एक लड़के से मिली थी। ये शायद उसी की टीम का है, यश ने सोचा। तभी पीछे से 3 और लोग बंदूकें लेकर आ गए। घायल आदमी ने यश की तरफ माफी मांगने वाली नजरों से देखा, पर कुछ बोला नहीं। उन तीनों ने भी यश को देखा और ठिठक गए। इस जंगल में आग जलाकर बैठना पागलपन था, क्योंकि यहाँ छिपने की कोई जगह नहीं थी। सब चुप थे, बस आग में खरगोश के भुनने की आवाज आ रही थी। उन तीनों ने इशारा किया और एक सांवले आदमी ने कहा, दोस्त तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, किनारे हो जाओ।
हमें बस इस भगोड़े को पकड़ना है। उसका लहजा थोड़ा अजीब था। यश कुछ तीखा जवाब देने ही वाला था कि एक ने उस पर बंदूक तान दी, पर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, यश ने कुछ कीलें फेंकी जो हवा को चीरती हुई गईं। उन तीनों के माथे के बीचों बीच लाल निशान बन गए और खून बहने लगा। वो तीनों फटी आंखों से यश को देखते हुए ढेर हो गए। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। यश ने बिना पलक झपकाए उन दुश्मनों को खत्म कर दिया। घायल आदमी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसे मार रहे थे वो इतनी आसानी से मारे गए। अब उसे समझ आया कि ये लड़का यहाँ बेफिक्र क्यों बैठा था। खरगोश तैयार है, खाओगे? यश ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे उस लड़के की याद आई थी, इसलिए उसने इसे दावत दे दी। जी शुक्रिया, मैं गौरव हूँ, जान बचाने के लिए धन्यवाद। गौरव ने हाथ जोड़कर कहा। यश ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, इत्तेफाक था, मैं यश हूँ। यश ने खरगोश का आधा हिस्सा काटा और उस पर कुछ जड़ी बूटियां छिड़की। गौरव को ये थोड़ा अजीब लगा। यश ने वो हिस्सा उसे नहीं दिया, बल्कि बोला, इधर आओ, जख्म दिखाओ। गौरव समझ गया कि यश उसकी मदद कर रहा है, तो वो पास आ गया। यश ने गौरव की कमर पर एक जोरदार हाथ मारा और गोली झटके से बाहर निकल गई। गौरव को दर्द तक नहीं हुआ और वो दंग रह गया। ये बंदा कितना पावरफुल है, उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। यश ने उसे खरगोश दिया और कुछ जड़ें भी दी। इन्हें चबाकर जख्म पर लगाओ और ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद यश अपने खाने में बिजी हो गया और गौरव की तरफ ध्यान नहीं दिया। गौरव ने महसूस किया कि उसका दर्द गायब हो गया है। उसे यश के प्रति एक अजीब सी इज्जत महसूस होने लगी। वो समझ गया कि यश कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने बताया, वो तीनों वियतनामी थे। उन्होंने हमें एम्बुश किया था। मेरे 2 साथी मारे गए और 3 एक गुफा में फंसे हैं। मैं मदद लेने भाग रहा था। यश खामोश रहा। उसे गौरव की बातों में दम तो लगा, पर वो कोई फौजी नहीं था। उसे वियतनामियों से नफरत थी, पर वो अपने काम में बिजी था। मैं मदद तो करना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ। यश खड़ा हुआ और जाने लगा। उसने गौरव की जान बचा दी थी, वही काफी था। चैप्टर 55, मदद का हाथ। यश भाई, हमारे उस्ताद कहते हैं कि जो सबसे ताकतवर हो वही बड़ा भाई है। भले ही मैं उम्र में बड़ा हूँ, पर आप मुझसे कहीं आगे हैं, इसलिए मैं आपको बड़ा भाई ही कहूँगा। मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती, पर ये वियतनामी हमारे बॉर्डर पर बहुत उत्पात मचाते हैं। 30 साल पहले भी हमने उन्हें सबक सिखाया था, पर वो आज भी हमारी जनता को परेशान करते हैं। वो हमारे लोगों को मारते हैं और फैक्ट्रियां जलाते हैं। भले ही अब वो छुप कर करते हैं, पर वो हमारे दुश्मन हैं। मेरे साथी वहां फंसे हैं, मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मैं आपसे मदद मांग रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी चीज ढूंढने में पूरी जान लगा दूंगा, गौरव ने इमोशनल होकर कहा। यश कुछ देर चुप रहा। उसे भी उन वियतनामियों से चिढ़ थी। उसे गौरव की मदद की जरूरत तो नहीं थी, पर उसे लगा कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते उसे ये छोटा सा काम कर देना चाहिए। यश ने सिर हिलाया और कहा, गौरव भाई, तुम सही कह रहे हो। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं बस अपने काम में खोया था। चलो चलते हैं। मुझे सब डिटेल में बताओ, उन थोड़े से गुंडों से मैं निपट लूंगा। शुक्रिया यश भाई, गौरव खुश हो गया। उसे लगा कि यश बुरा आदमी नहीं है, बस दुनिया से थोड़ा कटा हुआ है। गौरव ने उन गुंडों की बंदूकें उठाईं और एक यश को दी, पर यश ने मना कर दिया, नहीं भाई, मुझे बंदूकें पसंद नहीं, बोझ लगती है। गौरव को याद आया कि यश ने उन तीनों को बिना बंदूक के ही ढेर कर दिया था। गौरव ने बताया कि वो लोग 6 थे और उन पर हमला हुआ। 2 मर गए और 3 हनचान गुफा में फंसे हैं। तभी एक गोली की आवाज आई। गौरव चिल्लाया, वो अभी जिंदा है। ये मेरे साथी की बंदूक की आवाज है। इस बीच यश भी खुश था, क्योंकि वो गुफा वही जगह थी जिसे फेन ने बताया था। उसे लगा कि भला करने का फल तुरंत मिल गया। अगर वो गौरव की मदद न करता तो शायद उसे ये जगह ढूंढने में घंटों लग जाते।
यश भाई अब क्या करना है? गौरव को पता था कि यश उससे कहीं ज्यादा काबिल है। उसे पता था कि उसके साथियों के पास गोलियां खत्म होने वाली है, वरना वो ऐसे रुक रुक कर फायर नहीं करते। दुश्मन कितने हैं? यश ने पूछा। उसे वहां शांति चाहिए थी ताकि वो अपना काम कर सके। करीब 20 लोग थे, हमने 3 से 4 मार दिए थे। मुझे लगता है वो रात का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमला कर सकें, गौरव ने सटीक अंदाजा लगाया। यश ने कहा, तुम मेरे पीछे रहो और जब तक बहुत जरूरी न हो गोली मत चलाना, बाकी मैं देख लूंगा। गौरव को यश पर पूरा भरोसा था। यश गुफा की तरफ बढ़ा। वो जगह ऐसी थी कि वहां छिपना आसान था पर हमला करना मुश्किल। यश की प्राण ऊर्जा 7 मीटर तक महसूस कर सकती थी। उसने तुरंत 6 छिपे हुए गुंडों को ढूंढ लिया। तभी गुफा के बाहर एक बम फटा। वो लोग शायद डराकर उन्हें बाहर निकालना चाहते थे। यश ने 6 कीलें निकाली और उन सबके सिर में उतार दी। वो सब बिना आवाज किए ढेर हो गए। यश ने गुफा के चारों तरफ घूमकर एक एक करके सबको साफ करना शुरू किया। पर जब उसने 21वें आदमी को मारा तो उसकी आवाज सुनकर बाकी 3 सतर्क हो गए। गोलियां चली। यश ने उन्हें भांप लिया था पर फिर भी एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई। ये लोग मामूली गुंडे नहीं थे। यश को गुस्सा आ गया। उसने एक साथ 6 कीलें फेंकी। 2 लोग तुरंत मर गए और बाकी 4 कीलें उस आदमी के चेहरे में जा घुसी जिसने यश को जख्मी किया था। इधर आओ, यश ने गौरव को बुलाया। गौरव को ताज्जुब हुआ कि वहां 20 से भी ज्यादा लोग थे। उसने माफी मांगी, सॉरी यश भाई, मेरी जानकारी थोड़ी गलत थी। जाओ अपने साथियों से मिलो, यश ने हाथ हिलाकर कहा। चैप्टर 56 ची वानकिंग कैप्टन, वो बम तो अभी फटा, पर उसके बाद सन्नाटा क्यों है और वो गोली की आवाज कैसी थी? क्या हमारी मदद के लिए कोई बैकअप आया है? मुझे नहीं पता क्या सीन है, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। तुम लोग यहीं रुको। वानकिंग तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक ग्रेनेड दे जाओ। वानकिंग नाम की उस औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ा हुआ था। बाकी दोनों समझ गए कि उसका मतलब क्या था। गोलियां खत्म हो रही थीं और अगर वो खुद को बचा नहीं पाई तो वो दुश्मनों को साथ लेकर खुद को उड़ा लेगी। कैप्टन लू, आप लोग ठीक तो है ना? गुओकी ने अंदर आते ही चिल्लाकर पूछा। ये आवाज तो गो भाई जैसी है। अरे हाँ, ये तो वही है। क्या बैकअप आ गया? क्या वो यूए के शैतान खत्म हो गए? मशीन गन थामे उस लड़के ने हैरानी से पूछा। फैंग वेई, तू सही कह रहा है, ये गुओ की ही है। पर ये अंदर कैसे आया? क्या वो नामुमकिन? कैप्टन ने अपना सिर झटकते हुए कहा। क्या चक्कर है गुओकी? कैप्टन लू ने गुओकी को गुफा के मुहाने पर देखते ही पूछा। गुओकी ने गुफा में तीनों को देखा और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ची वानकिंग अभी भी दीवार के सहारे टिकी हुई है। मैंने मदद मंगवाई है और हमने बाहर के सारे दुश्मनों का काम तमाम कर दिया है। तुम लोग सही सलामत हो ना? हम ठीक है, बस वानकिंग की जांघ में गोली लगी है। वैसे हमें किस टीम ने बचाया? कैप्टन लू ने शक भरी नजरों से गुओकी को देखा और सोचने लगी, इतनी जल्दी कौन सी टीम आ सकती है? बैकअप भी इतनी जल्दी नहीं पहुंचता। क्या ये वुल्फ हाउल वाले थे? नहीं, मुझे जंगल में एक दोस्त मिला, उसने मुझे बचाया और बाहर के उन 20 दुश्मनों को ढेर करने में मेरी मदद की, गुओकी ने हांफते हुए बताया। क्या तू कह रहा है कि एक अकेले बंदे ने 20 से ज्यादा स्पेशल ऑप्स वालों को मार दिया और वो तेरा कोई नया दोस्त है? ओ भाई गुओकी, तू भी क्या मजाक करता है? कैप्टन लू फौरन बोल पड़ी। ची वानकिंग और फैन वेई ने भी गुओकी को बड़े शक से देखा। अगर वो गुओकी को अच्छे से नहीं जानते तो उन्हें लगता कि उसने उनके साथ गद्दारी की है। गुओकी ने जल्दी से कहा, कैप्टन लू, ये सच है, पर उस दोस्त ने उन पर छिपकर हमला किया। आमने सामने की लड़ाई नहीं की, बल्कि अंधेरे में एक एक करके सबको निपटा दिया। मैं उसके पीछे ही था और मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। बस आखिरी के कुछ लोगों को भनक लगी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। फैंग वेई को तब समझ आया और बोला,
तभी मैं सोचूं कि आखिर में वो गोलियां चलने की आवाज क्यों आई थी। भले ही उसने छिपकर मारा हो, पर ये काबिलियत वाकई में खतरनाक है। चलो गुओ की, मुझे अपने उस दोस्त से मिलवाओ। वान किंग, मैं तुझे उठा लेती हूँ, कैप्टन लू ने अपनी घायल साथी से कहा और बिना उसकी रजामंदी का इंतजार किए उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। वान किंग को गोली लगी है, पर मेरा दोस्त इसे मिनटों में ठीक कर सकता है। देखो, मुझे सुबह यहाँ गोली लगी थी और अब खुरंट भी आ गया है। अभी तो बस कुछ ही घंटे हुए हैं। वो वाकई जादुई बंदा है। शुक्र है कि भागते वक्त मेरी उससे मुलाकात हो गई, पर तुम यकीन नहीं करोगे कि उस वक्त वो क्या कर रहा था। गुओ की ने तेजी से अपनी बात रखी। ये तो गजब है, सच में घाव भर गया है। फैंग वेई गुओ की कमर पर घाव देखकर इतना हैरान हुआ कि उसके मुंह से चीख निकल गई। थोड़ी देर बाद उसे गुओ की आखिरी बात याद आई और उसने पूछा, वैसे गुओ की, जब तू उससे मिला तो वो कर क्या रहा था? गुओ की मुस्कुराया और बोला, वो मजे से जंगल के बीच में खरगोश भून रहा था। उसने पलक झपकते ही 3 बंदों को ठिकाने लगाया, मेरा घाव ठीक किया और मुझे आधा खरगोश भी खाने को दिया। वो वाकई अब तक का सबसे तगड़ा उस्ताद है जिससे मैं मिला हूँ। क्या सच में इतने पावरफुल लोग होते हैं? मुझे उन्हें अपना गुरु बनाना पड़ेगा, पर वो पक्का काफी उम्रदराज होंगे। काश लियू चेन और यूनान भी यहाँ होते। फैंग वेई की आंखें नम हो गईं। लियू चेन और यूनान का नाम सुनते ही सब खामोश हो गए और अचानक माहौल काफी भारी हो गया। अरे ये क्या? लाशों का ढेर। गुफा से बाहर निकलते ही उन लोगों ने यश मोहन द्वारा मारे गए 24 लोगों का ढेर देखा, पर यश मोहन वहाँ नहीं था। उसने सच में इतने लोगों को मार दिया। भाई, वो तो कतई जहर बंदा है। मुझे तो उनके सामने झुकना चाहिए और उन्हें अपना गुरु बनाना है। फैंग वेई फिर से चिल्लाया। ज्यादा हवा में मत उड़ यश भाई, इस दुनिया के इंसान नहीं लगते। तुझे क्या लगता है वो तुझे चेला बनाएंगे? यश भाई बोलने के बाद गुओ की ने आवाज लगाई, तुम सब बाहर आ गए, तो अब तुम जा सकते हो। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। यश मोहन अचानक कहीं से प्रकट हुआ और सादगी से मुस्कुराया। गुओ की एक पल के लिए सन्न रह गया और तुरंत बोला, है यश भाई, आप जा रहे हैं? अरे मिलिए इनसे, ये ईगल हंटर की कैप्टन लुओ लिन है और ये जो इनकी पीठ पर है वो ची वान किंग है और ये फैंग वेई है जो आपका बड़ा फैन हो गया है। कैप्टन, ये वही यश मोहन है जिनके बारे में मैंने बताया था। यश मोहन नमस्ते, मेरा नाम लुओ लिन है। इस मदद के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने जवान होंगे। मुझे लगा था कम से कम 30 से 40 साल के तो होंगे ही। लुओ लिन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर यश मोहन से हाथ मिलाया। उनकी आंखों में साफ एहसानमंदी दिख रही थी। यश भाई, आप वाकई बहुत कमाल और जवान हैं। मेरा नाम फैंग वेई है, क्या आप मुझे अपना चेला बनाएंगे? फैंग वेई की आंखों से यश मोहन के लिए इज्जत और दीवानगी झलक रही थी। यश मोहन ने हाथ हिलाया और कहा, मैंने बस उन्हें छिपकर मारा है। मैं खुद अभी आधा अधूरा सीखा हूँ। मैं चेले कैसे बना सकता हूँ? अब इस बारे में बात मत करना। ची वान किंग ने यश मोहन को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके आर्मी ज्वाइन करने और मेहनत करके ईगल हंटर स्क्वाड में आने की वजह फौजी ताकत के लिए उसकी दीवानगी थी। ऊपर से उसके दादा और पिता भी फौजी थे, पर उसके पिता का कोई बेटा नहीं था, बस वही एक बेटी थी। उसकी अपने पिता से कुछ बातों पर अनबन हो गई थी और वो घर पर नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने हुआ मुलान को अपना आदर्श बनाया और फौज में भर्ती हो गई। अगर यश मोहन वाकई उतना ही ताकतवर था जितना गुओ की ने बताया था, तो वो एक ऐसा साथी था जिसे वो पसंद कर सकती थी। आमतौर पर वो लोगों से बहुत रूखी रहती थी। पहली बात तो ये कि वो बहुत खूबसूरत थी और अगर वो आर्मी में सख्त न रहती तो उसके इर्द गिर्द मक्खियों का तांता लगा रहता। दूसरी बात, उसे लगता था कि फौज में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी तारीफ के काबिल हो। भले ही उसके इंस्ट्रक्टर सख्त थे, पर वो अकेले 20 दुश्मनों को नहीं निपटा सकते थे, चाहे छिपकर ही क्यों न हमला करें। बेशक उसका ये सख्त मिजाज काफी हद तक उसके परिवार और परवरिश की वजह से भी था। वो बस शूशी की थोड़ी बहुत इज्जत करती थी।
वो कुछ दिनों के लिए उनके स्क्वाड को सिखाने आया था और वाकई ताकतवर था, पर वो थोड़े दिनों में ही चला गया। यश मोहन, जो अब उसके सामने था, सुशी से थोड़ा अलग लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। बस एक अजीब सा एहसास था। यश भाई, ये मेरी स्क्वाड मेंबर ची वानकिंग है। इसके पैर में गोली लगी है, क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? गुओकी ने उम्मीद भरी नजरों से यश मोहन को देखा। यश मोहन ने लुओ लिन की पीठ पर बैठी उस औरत को देखा। वो बस 21 साल की रही होगी, बाल छोटे थे और चेहरा किसी पेंटिंग जैसा खूबसूरत था, पर खून बहने की वजह से वो थोड़ी पीली पड़ गई थी। यश मोहन ने सिर हिलाया और सोचा कि इस तरह की लड़की को तो घर पर रहना चाहिए। ये बॉर्डर के इस खतरनाक जंगल में लड़ने क्यों आ गई? नोट 1, हुआ मुलान प्राचीन चीन की एक महिला जनरल थी जिसने मर्द के भेष में देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। एक और मशहूर महिला जोन ऑफ आर्क थी जिसने अपने फौजी दौर में बाल छोटे रखे और मर्दों वाले कपड़े पहने थे। चैप्टर 57, इलाज। इसे नीचे उतारो, मैं देखता हूँ। यश मोहन ने ची वानकिंग के पैर का घाव पहले ही देख लिया था, पर लुओ लिन ची वानकिंग को थोड़ी दूर ले गई और झाड़ियों के पीछे बिठाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर यश, जब तक हम लाशों को देखते हैं, क्या आप वानकिंग का इलाज कर देंगे? हमें दुश्मनों का कुछ सामान भी इकट्ठा करना है। उसने यश मोहन के जवाब का इंतजार नहीं किया और चली गई। यश मोहन ने सिर हिलाया। ये कैप्टन लू काफी तेज और सीधी बात करने वाली थी। उसने ये तक नहीं पूछा कि वो इलाज कैसे करेगा और न ही ची वानकिंग से कुछ पूछा। लुओ लिन चली गई। ची वानकिंग ने अपने पैर के घाव को देखा और फिर यश मोहन की तरफ। उसे थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। आखिरकार ये स्थिति थोड़ी अजीब जो थी। उसे गुओकी की बातों पर भरोसा था। जब उसने कहा कि ये यश मोहन उसे ठीक कर सकता है तो पक्का कर ही देगा, पर घाव जांघ पर था और उसे उम्मीद थी कि उसे अपनी पैंट नहीं उतारनी पड़ेगी। यश मोहन ने ची वानकिंग के घाव को देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। ऐसा नहीं था कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता था, पर जगह थोड़ी नाजुक थी। क्या होगा अगर वो वहां हाथ लगाए और ये औरत चिल्लाने लगे? उसे फालतू की झंझटें पसंद नहीं थीं और इस औरत का सख्त चेहरा देखकर लग रहा था कि वो पक्का बवाल करेगी। जब उसने देखा कि यश मोहन खामोशी से घाव देख रहा है तो ची वानकिंग समझ गई कि बात क्या है और यश मोहन के लिए उसकी इज्जत और बढ़ गई। उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, यश भाई, आप इलाज शुरू कीजिए, कोई बात नहीं। यश मोहन एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा नहीं था कि वो खुद इलाज के लिए कहेगी। उसे ची वानकिंग अब अच्छी लगने लगी, जो बाहर से भले ही सख्त थी पर दिल की बुरी नहीं थी। उसे परेशानी इसलिए हो रही थी क्योंकि ची वानकिंग की पैंट काफी टाइट थी, गुओकी की तरह फटी हुई नहीं थी। उसे बस हथेली से दबाव डालकर गोली निकालनी थी, पर ची वानकिंग की वर्दी बहुत कसी हुई थी। अब जब ची वानकिंग ने खुद कह दिया था तो उसे लगा कि लड़की वाकई में समझदार और सुलझी हुई है। ये सोचकर वो मुस्कुराया। असल में घाव कोई बड़ी बात नहीं है, पर दो ही तरीके हैं, या तो तुम पैंट उतारो या फिर मुझे पैंट में छेद करना पड़ेगा। देखो, छेद मत करना, मैं उतार देती हूँ। मेरे पास दूसरी पैंट नहीं है, ची वानकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब उसने हाँ कह दी थी तो वो पीछे नहीं हटने वाली थी। यश मोहन को उस लड़की का ये बेबाक अंदाज बहुत पसंद आया। उसे हिलने डुलने में तकलीफ होते देख वो पास गया और बोला, लाओ, मैं मदद करता हूँ। शुक्रिया। पहली बार देखते ही ची वानकिंग को लग गया था कि यश मोहन एक नेक बंदा है। ऊपर से जब उसने देखा कि वो घाव को लेकर कितना हिचकिचा रहा है तो उसका भरोसा बढ़ गया और उसने उसे पैंट उतारने दी। भले ही यश मोहन का हाथ सीधे उसकी खाल को नहीं छू रहा था, पर उसे उसके हाथों की गर्माहट से सुकून मिल रहा था। यश मोहन ने पैंट पूरी नहीं उतारी, बस घाव तक खिसकाकर बांध दी, पर ची वानकिंग को ये भी काफी अजीब लग रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी यश मोहन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ची वानकिंग की साफ रंगत ने यश मोहन का ध्यान खींचा। उसके कपड़ों के अंदर सफेद चेक का प्रिंट था, पर यश मोहन ने फौरन ध्यान हटाया और अपने काम पर लग गया।
उसी पल यश मोहन ने उसकी जांघ पर अपनी हथेली रखी और थोड़े से खून के साथ गोली बाहर निकल आई। उसके बाद यश मोहन ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें चबाया और घाव पर लगा दिया। अपनी प्राण ऊर्जा की मदद से उसने दवा का असर तेजी से घाव के अंदर पहुंचा दिया। आखिर में उसने अपने बैग से पट्टी निकाली, घाव पर बांधी और उसकी पैंट ऊपर कर दी। पूरे काम में बस कुछ ही मिनट लगे। उसने खुद जड़ी बूटियां इसलिए चबाई क्योंकि उसे लगा कि वो बहुत देर लगा देगी और किसी भी लड़की के लिए इतनी देर तक पैंट उतारकर बैठना शर्मनाक हो सकता था। ची वानकिंग को तब पता चला कि काम हो गया जब यश मोहन ने पैंट ऊपर की। उसने तो पूरा प्रोसेस देखा तक नहीं था। यश भाई, क्या इलाज खत्म भी हो गया? ची वानकिंग अभी भी शर्माई हुई और हैरान थी। हाँ, हो गया। कल सुबह तक तुम बिल्कुल चकाचक हो जाओगी, यश मोहन मुस्कुराकर बोला। उसने अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल किया था तो वो गुओकी से भी जल्दी ठीक होने वाली थी। अरे, सच में दर्द नहीं हो रहा और काफी ठंडक भी महसूस हो रही है। शुक्रिया यश भाई, आप तो वाकई जादूगर है। पहली बार ची वानकिंग को लगा कि दुनिया में जादू जैसी कोई चीज होती है और उसकी सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। भला कौन सा डॉक्टर वैसा कर सकता था जैसा यश मोहन ने अभी किया। मिनटों में गोली निकालना और घाव को इतनी आसानी से भरना। बहुत बहुत शुक्रिया यश भाई। ची वानकिंग को भी समझ आ गया कि यश मोहन कोई आम आदमी नहीं है जैसा गुओकी ने बताया था। यश भाई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप काम क्या करते हैं? ये पहली बार था जब ची वानकिंग ने किसी मर्द के बारे में जानने की कोशिश की थी और उसे शर्म भी आ रही थी, पर वो जानना चाहती थी। यश मोहन ने चलो चलते हैं कहने के लिए मुंह खोला पर बात दबा ली। ची वानकिंग के पूछने का मतलब था कि वो अभी नहीं जाना चाहती, तो उसने कैजुअल होकर कहा, मेरा कोई पक्का काम नहीं है, सब चलता फिरता है। रही बात काम की, तो किस्मत अच्छी हो तो बहुत कमा लेता हूँ, वरना एक बार तो मुझे नगर निगम वालों ने भगा दिया था। हे। यश मोहन झूठ नहीं बोल रहा था। वो लोगों का इलाज करता था, रेहड़ी लगाता था, तावीज बेचता था और गुंडों से भी निपटता था। है। ची वानकिंग ने यश मोहन को बड़े अचरज से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यश मोहन जैसा बंदा बेरोजगार है और छोटे मोटे काम करता है। यश भाई, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं ची वानकिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि यश मोहन ने उसे टोक दिया। यश मोहन मुस्कुराया, अगर मैं इलाज न भी करता तो भी तुम ठीक हो जाती। मैंने कोई जान नहीं बचाई तुम्हारी। ची वानकिंग इतनी प्यारी मुस्कान के साथ हंसी कि यश मोहन उसे देखता ही रह गया। उसने सोचा नहीं था कि इतनी सख्त दिखने वाली लड़की की मुस्कान इतनी कातिल होगी। यश मोहन को खुद में खोया देख ची वानकिंग को खुशी हुई और वो जल्दी से बोली, यश भाई, मैं सिर्फ घाव की बात नहीं कर रही। अगर आप न आते तो हम में से कोई जिंदा न बचता और शायद वो हमारे साथ बहुत बुरा करते। मैं वाकई आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। यश मोहन ने सिर हिलाया क्योंकि वो जानता था कि वो सच बोल रही है। उसने थोड़ा सोचा और कहा, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम जैसी लड़की फौज के लिए नहीं बनी, पर ये मेरी निजी राय है। हैरानी की बात ये थी कि ची वानकिंग ने हामी भरी, यश भाई, आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे फौज की लाइफ बहुत कूल लगती थी, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, पर अब लग रहा है कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फिर बोली, यश भाई, मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। चैप्टर 58 जगह मिल गई। यश मोहन मुस्कुराया, बोलो, अगर मेरे बस में हुआ और ज्यादा झंझट नहीं हुआ तो मैं जरूर करूँगा। उसे ची वानकिंग अच्छी लगी थी तो वो उसके लिए थोड़ा वक्त निकाल सकता था। मेरी एक कजिन है जिसने लुओकांग शहर में एक कंपनी खोली है, उसे अभी लोगों की जरूरत है। क्या आप वहाँ काम करेंगे? काम बहुत आसान है, बस फैक्ट्री में नजर रखनी है और कुछ नहीं, ची वानकिंग खुशी से चहकते हुए बोली। उसे एहसास हुआ कि उसने इन 20 से 30 मिनटों में उतना मुस्कुराया है जितना पूरे साल में नहीं मुस्कुराई थी। यश मोहन तुरंत समझ गया कि ये लड़की उसकी मदद करना चाहती है, पर उसे डर है कि कहीं उसकी ईगो हर्ट न हो जाए, इसलिए वो इसे एहसान की तरह पेश कर रही है। वरना भला ऐसा कौन सा काम होता है
बिना कुछ किए पैसे मिलना तो सपनों जैसा है। वो बहुत ही समझदार लड़की थी, पर वो उसे पूरी तरह नहीं जानती थी और उसके आत्मसम्मान का ख्याल रख रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, शुक्रिया ची वानकिंग। अगर मुझे कभी नौकरी की जरूरत पड़ी तो मैं पक्का तुम्हारी कजिन के पास जाऊंगा। सच तो ये है कि मुझे कोई और काम आता भी नहीं है। यश मोहन उसकी इस भलाई को सीधे ठुकरा नहीं सकता था। अगर वो जाना भी चाहता तो इस वक्त नहीं जा सकता था। उसे अभी अपनी सिल्वर हार्ट ग्रास उगानी थी। जब तक वो तैयार न हो जाए वो कहीं नहीं जाने वाला था। आपको कुछ खास नहीं करना होगा। कहते ही उसे लगा कि वो पकड़ी जाएगी तो फौरन बोली, बस फैक्ट्री में टहलना होगा। रुकिए यश भाई, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ, आप अपने फोन में सेव कर लीजिए। ची वानकिंग नंबर देने ही वाली थी कि यश मोहन ने कहा, सॉरी मेरे पास फोन नहीं है। ची वानकिंग सन्न रह गई। आज के जमाने में किसके पास फोन नहीं होता। पर यश मोहन की हालत और बेरोजगारी देखकर उसे लगा कि शायद वो खरीद नहीं पाया होगा। उसे परेशान देख यश मोहन बोला, तुम बस एक बार बता दो, मुझे याद रहेगा। ची वानकिंग ने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे उसे यकीन न हो। अभी तो याद रहेगा पर बाद में भूल जाएगा। उसे लगा कि वो बस मना करने में शर्मा रहा है, पर उसने हार नहीं मानी और एक रास्ता निकाल लिया। उसने अपनी जेब से एक खूबसूरत कंघी निकाली और चाकू से उस पर अपना नंबर गोद दिया और यश मोहन को थमा दिया। अब जाकर उसे चैन मिला। यश मोहन ने वो कंघी ली जिससे हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो मुस्कुराया, नंबर देने का अंदाज काफी अलग है। शुक्रिया ची वानकिंग, अगर कभी जॉब चाहिए हुई तो मैं इसी नंबर पर कॉल करूंगा। यश मोहन को उसे लेते देख वो बहुत खुश हुई और बोली, यश भाई मुझे इतना फॉर्मल होकर मत बुलाइए, अजीब लगता है। बस वानकिंग कहिए या फिर पापा मुझे शाओ किंग बुलाते हैं, आप भी वही कह सकते हैं। ठीक है वानकिंग, यश मोहन ने हार मानते हुए कहा। उसने बस उसके साथियों को उसे ची वानकिंग बुलाते सुना था। यश मोहन के मुंह से वानकिंग सुनकर वो फूली नहीं समाई। वो वापस जाने की बात भूल गई और पूछने लगी, यश भाई गुओ की कह रहा था कि आप यहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या वो मिला? यश मोहन ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पर यहीं कहीं होना चाहिए। वहाँ 2 सदाबहार पेड़ और एक घाटी होनी चाहिए। मुझे लगता है घाटी तो यही है, पर पेड़ नहीं दिखे। सदाबहार पेड़, मुझे पता है। जब हम घाटी में छिपे थे तो मैंने वो पेड़ देखे थे, यहीं पास में है। यश भाई मैं आपको ले चलती हूँ। ची वानकिंग को बहुत खुशी हुई कि वो यश मोहन के काम आ सकी। इससे पहले कि यश मोहन कुछ कहता, पास से लुओ लिन की आवाज आई और ची वानकिंग ने जवाब दिया, लिन दीदी मुझे यश भाई के साथ कुछ काम है, मैं बस अभी आई। उसकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। लुओ लिन दंग रह गई, ये वानकिंग इतनी खुश कब से होने लगी? इसकी आवाज में इतनी खुशी, ये तो हमेशा सीरियस रहती थी। क्या इन दोनों के बीच कुछ? लुओ लिन ने सिर झटक दिया। उसे वानकिंग का ये बदलाव समझ नहीं आ रहा था। ची वानकिंग लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, पर यश मोहन ने उसे थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। यश मोहन का कोई गलत इरादा नहीं था, वो बस जल्दी पहुंचकर देखना चाहता था कि उस लामा ने क्या छोड़ा है। अगर उसे वहाँ ढेर सारी पर्पल हार्ट वाइन मिल गई तो उसका काम बन जाएगा। हूँ शुक्रिया यश भाई। ची वानकिंग बिना किसी नखरे के यश मोहन की पीठ पर चढ़ गई। उसके लिए जब उसने उसे बिना पैंट के देख ही लिया था तो पीठ पर बैठना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो कोई दब्बू लड़की नहीं थी और यश मोहन को उसकी यही बात पसंद आई। उसे नहीं पता था कि सारे फौजी इतने बेबाक होते हैं क्या। उसे अपनी पीठ पर एक कोमलता का एहसास हुआ, पर यश मोहन का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। कैप्टन लू, क्या यश भाई ने वानकिंग को पीठ पर बिठाया है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फैंग वेई की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी आंखें मली। ची वानकिंग जो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी, वो पहली बार मिलने वाले बंदे की पीठ पर बैठी थी। ये तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। तूने सही देखा है, अब चुपचाप ये बंदूकें पैक कर।
उन्हें कुछ काम होगा और वो जल्दी आ जाएंगे, लुओ लिन ने रूखेपन से कहा। गो की ने भी उन्हें जाते देखा और बोला, यश भाई असली हीरो है और वानकिंग भले ही सख्त हो, शायद उसे अभी तक सही बंदा नहीं मिला था और क्या पता वो यश भाई ही हो। दोनों की जोड़ी मस्त लगेगी। यश भाई, क्या आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हूँ? यश मोहन की पीठ पर बैठी वानकिंग अचानक बोली। यश मोहन का पैर फिसलते फिसलते बचा और वो बोला, नहीं, मुझे तुम्हारा ये बिंदास अंदाज पसंद है। तुम सब कुछ साफ साफ बोल देती हो। यश भाई, मैं अपने साथियों के साथ बहुत शांत रहती हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करती और सच कहूँ तो जितनी बात मैंने आपसे अभी की है उतनी शायद महीने भर में भी नहीं करती। जब से मेरे मम्मी पापा अलग हुए, मैं फौज में आ गई और अपने पापा की वजह से मुझे लड़कों से चिढ़ होने लगी थी। पता नहीं क्यों, पर यश भाई, आपसे मिलकर मुझे आजादी और सुकून का एहसास होता है। यही वो चीजें हैं जिनकी मुझे तलाश थी, शायद इसीलिए मुझे आपसे चिढ़ नहीं हुई। मैं उतनी बिंदास नहीं हूँ जितना आप सोच रहे हैं। तो अपनी बात पूरी करके उसने डरते हुए यश मोहन की तरफ देखा। उसे लगा कहीं वो उसे गलत न समझ ले। यश मोहन मुस्कुराया क्योंकि वो समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रही है। उसे उसके अंदर की आजादी महसूस हो रही थी। इसका मतलब था कि उसके पास प्राणजड़ है, जिससे यश मोहन उसे अब अलग नजरों से देखने लगा। इस पृथ्वी लोक पर जहाँ प्राण ऊर्जा पहले ही कम है, किसी के पास प्राणजड़ होना बहुत बड़ी बात थी। अपनी मर्जी से जियो, दूसरों के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जो पसंद है वो है, जो नहीं वो नहीं। लो, हम पहुंच गए। सच में यहाँ 2 सदाबहार पेड़ है। यश मोहन ने बात करते करते पेड़ों को देख लिया। नोट 1, प्राणजड़ ये तय करती है कि आप साधना कर सकते हैं या नहीं और कितनी तेजी से। ये इंसान को दुनिया की प्राण ऊर्जा से जोड़ती है। चैप्टर 59, तिब्बती अक्षर। हाँ, यही जगह है। ची वानकिंग भी खुश थी। उसे लगा जैसे उसने यश मोहन के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। यश मोहन ने वानकिंग को नीचे उतारा और पेड़ों के बीच गया, जहां उसे जमीन पर एक उभार दिखा। उसने एक लकड़ी ली और सावधानी से मिट्टी हटाई। वहां पत्थरों के बीच एक कंकाल था और पास ही एक प्लास्टिक बैग था जो काफी गल चुका था। यश मोहन ने लकड़ी से वो बैग उठाया और हड्डियों के पास देखा, पर और कुछ नहीं मिला। उस लामा ने पक्का ये बैग अपने सीने के पास रखा होगा और शरीर गलने के बाद वो गिर गया होगा। इसीलिए फैंग नान को उस वक्त वो नहीं दिखा। उसने धीरे से बैग खोला। अंदर बकरी की खाल पर बना एक नक्शा था जो सड़ने लगा था, पर वो नक्शा किसी खास तरीके से बनाया गया था। सड़ने के बावजूद उस पर लिखा हुआ साफ दिख रहा था। यश मोहन ने गौर से उसे देखा। उस पर किसी रेगिस्तान का चित्र था और कुछ ऐसे अक्षर थे जो उसे समझ नहीं आ रहे थे। जब यश मोहन उन अक्षरों को लेकर परेशान था, तभी उसे एक हल्की सी खुशबू आई और उसके गले पर कुछ बाल छुए, जिससे उसे गुदगुदी हुई। यश मोहन समझ गया कि वानकिंग उसके पीछे से नक्शा देख रही है। यश मोहन थोड़ा हट गया और बोला, मुझे ये अक्षर समझ नहीं आ रहे और मैं इस नक्शे को हिला भी नहीं सकता वरना ये टूट जाएगा। यश मोहन के हटने से वानकिंग को एहसास हुआ कि वो कितनी करीब खड़ी थी। वो थोड़ा झेंप गई और फौरन बोली, यश भाई, मैं ये पढ़ सकती हूँ। ये तिब्बती अक्षर है। मेरे दादाजी काफी समय तिब्बत में रहे थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया था। वानकिंग, क्या सच में तुम्हें ये आता है? जल्दी बताओ फिर। यश मोहन तो उन अक्षरों को रटने की सोच रहा था, पर वानकिंग को पता होने की बात सुनकर वो खुश हो गया। अक्षर थोड़े अधूरे हैं, पर मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ। कुलेक, तकलामकन, लोबू और पवित्र द्वार। मुझे लगता है तकलामकन का मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसे मौत का सागर भी कहते हैं और ये शिनजियांग में है। ये नक्शा पक्का वहीं का है। वानकिंग ने नक्शे के सारे अक्षरों का मतलब समझाया। नक्शा फटा हुआ था इसलिए सब कुछ साफ नहीं था, पर उसने अपनी समझ से बात पूरी की। यश मोहन बड़बड़ाया, तो ये रास्ता वहां जाता है। नक्शे के हिसाब से ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। समझ गया, शुक्रिया वानकिंग।
वानकिंग मुस्कुराई, सच तो ये है कि मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिल रही है। शुक्रिया मत कहिए, मैंने भी तो आपको नहीं कहा था। अरे हाँ, ये भी सही है। यश मोहन हंसा और नक्शा वापस रखकर हड्डियों को मिट्टी में दबा दिया। जब वो वानकिंग को वापस लाया तो गो की और बाकी सब सामान समेट चुके थे। वानकिंग को लगा कि उसके साथी उसे कुछ अलग ही नजरों से देख रहे हैं। वो कुछ कहना चाहती थी पर उसे शब्द नहीं मिले। यश मोहन ने उसे नीचे उतारा और बोला, अब मुझे निकलना होगा, हम यहीं अलग होते हैं। है यश भाई, आप जा रहे हैं? यश मोहन के जाने की बात सुनकर वानकिंग का दिल बैठ गया। लुओ लिन ने वानकिंग को देखा और यश मोहन से बोली, यश, अगर तुम चले गए तो मुझे इसे उठाना पड़ेगा, और अगर मैं थक गई तो फैंग वेई या गुओकी को उठाना होगा। उससे मेरा क्या लेना देना? यश मोहन कहते कहते रुक गया। जब उसने वानकिंग की मिन्नत भरी आंखें देखी, उसे याद आया कि उसने कितनी मदद की है नक्शा पढ़ने में। अभी उसके पास कोई खास काम भी नहीं था, तो वो थोड़ी दूर और साथ चल सकता था। ये सोचकर वो बोला, ठीक है, मैं थोड़ी दूर और चलता हूँ। वानकिंग, चलो आ जाओ। गुरुजी, आप तो बड़े प्यार से उसे बुला रहे हैं, फैंग वेई ने मजे लेते हुए कहा। यश मोहन ने उसे झिड़का, बस कर, मैंने कब कहा कि मैं तुझे चेला बना रहा हूँ। यश मोहन के रुकने की बात सुनकर वानकिंग चहक उठी और फौरन उसकी पीठ पर चढ़ गई। अरे वानकिंग, कम से कम थोड़ा तो दिखावा कर, तू तो सीधे ही चढ़ गई, अब मैं क्या कहूँ तुझे, लुओ लिन ने उसे छेड़ते हुए कहा। यश मोहन ने तुरंत सफाई दी, कैप्टन लू, गलत मत समझिए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे बस अभी ही मिला हूँ। वानकिंग शर्म से लाल थी और कुछ बोल नहीं पाई। वो खुद से पूछ रही थी कि उसे क्या हो गया है, पर यश मोहन पहला लड़का था जिससे मिलकर उसे अच्छा लगा था। 3 साल फौज में रहकर उसने बड़े बड़े सूरमा देखे थे, पर किसी ने उसके दिल पर असर नहीं डाला, सिवाय यश मोहन के, जिससे वो आज ही मिली थी। भले ही वो सख्त थी, पर वो दिल की बातें छिपाना नहीं जानती थी। वो नाटक नहीं कर सकती थी, जिसे पसंद करती थी उसे करती थी, जिसे नहीं उसे नहीं। अगर उसका ये स्वभाव न होता तो वो घर छोड़कर फौज में न आती। इसीलिए वो यश मोहन के रुकने से बहुत खुश थी। अगर लिन दीदी उसे न रोकती तो वो खुद कोई बहाना ढूंढ लेती। कॉलेज में उसकी दादी ने कहा था, मौका मत छोड़ना वरना बाद में पछताओगी। यश मोहन की आंखें साफ थीं, उनमें कोई गंदगी नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने उसकी जान बचाई थी और वो बहुत ताकतवर था। वानकिंग के लिए यश मोहन घास में छिपा हुआ एक हीरा था। जब उसे वो मिल गया था तो उसे छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। भले ही वो अभी आम सा लग रहा था, पर एक दिन वो आसमान छुएगा। बेशक ये इकलौती वजह नहीं थी। वजह ये थी कि यश मोहन में वो सुकून और आजादी थी जिसकी उसे तलाश थी। उसे उसका वो अंदाज पसंद आया। ये ऐसी बात थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वानकिंग के मिजाज को जानते हुए गुओकी ने उस पर कोई मजाक नहीं किया। गुओकी यश मोहन की बहुत इज्जत करता था। उसकी नजरों में यश मोहन एक बहुत ही काबिल पर जमीन से जुड़ा हुआ बंदा था। चीन और यूए के बीच का ये जंगल बहुत बड़ा था। कैप्टन लू के पास सिर्फ यश मोहन का हल्का बैग था, पर गुओकी और फैंग वेई ढेर सारी बंदूकें और अपने साथियों की अस्थियां उठाए हुए थे और संघर्ष कर रहे थे। 1 घंटे चलने के बाद शाम हो गई तो उन्होंने रात वहीं रुकने का फैसला किया। हमले की वजह से उनके पास सामान कम था, बस यश मोहन के पास ही एक टेंट था। वो टेंट लुओ लिन और वानकिंग को दे दिया गया। यश मोहन और बाकी दोनों को बाहर ही सोना पड़ा, पर गुओकी और फैंग नान को बाहर रहने का तजुर्बा था। जल्द ही उन्होंने जगह साफ की और एक लकड़ी का शेल्टर बना लिया। चैप्टर 60 हरी आंखों वाला सांप। यश भाई, रहने का जुगाड़ हो गया है। रात को मैं और फैंग पहरा देंगे, आप जाकर आराम कर लीजिए। यश मोहन मुस्कुराया, नहीं भाई, मैं जागूंगा, मुझे रात को बाहर रहना पसंद है। वैसे गुओ भाई, आप मुझसे बड़े हैं तो मुझे बस यश बुलाइए। यश मोहन को लगा कि गुओकी एक अच्छा इंसान है और वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था। उसे मतलबी लोग पसंद नहीं थे।
ठीक है, फिर मैं ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा, पर आप भी मुझे दाकी बुला सकते हैं। आपसे दोस्ती करना मेरे लिए फख्र की बात है, नहीं, मेरा मतलब भाईचारा। क्या कहते हो यश भाई? यश मोहन ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। ये सोचकर कि यश मोहन जंगल में मजे से खरगोश भून रहा था, गुओकी ने ज्यादा जिद नहीं की। वो बहुत थक गया था, इसलिए फैंग वेई के साथ सोने चला गया। टेंट के अंदर लुओ लिन ने वानकिंग से पूछा, वानकिंग, तुझे ये यश कैसा लगता है? वानकिंग अपनी ही सोच में खोई हुई थी और अचानक सवाल से चौंक गई, पर वो संभल गई और बोली, मुझे लगता है यश भाई अच्छे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और उनमें एक अलग ही। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई कि उसे उनसे मिलकर सुकून मिलता है। वानकिंग, तू 3 साल से फौज में है और मुझे पता है तू क्यों आई, पर एक उम्र के बाद हर लड़की को किसी के साथ की जरूरत होती है, पर तूने कभी किसी को घास नहीं डाली। 3 साल पहले तू बस शादी से भाग रही थी, पर अब वक्त बदल गया है। क्या तू पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेले रहेगी? कभी कभी जब मौका मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लुओ लिन ने आह भरी। फिर वो बोली, जब मैं 19 साल की थी तब मुझे एक लड़का मिला था। मैं एक ऑफिस में काम करती थी और वो बहुत हैंडसम था। सब लड़कियां उस पर मरती थीं, पर वो मुझे पसंद करता था। उसने मुझे प्रपोज किया, पर मैंने उसे इंतजार करने को कहा क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत छोटी हूँ। मैं डर गई थी और समझ नहीं पाई कि क्या करूं। मैंने उसे मना कर दिया। मेरे 20वें जन्मदिन पर उसने फिर पूछा, पर मैंने फिर वही कहा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, पर उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। वो चला गया था। मैंने 1 साल इंतजार किया, पर वो नहीं आया। तब मुझे लगा कि अगर वो आता तो मैं फौरन शादी कर लेती, पर वो नहीं लौटा और मैं फौज में आ गई। वानकिंग, मौका एक ही बार मिलता है, अगर खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझ पर भरोसा रख। यश मोहन कोई बुरा बंदा नहीं लगता, वो बस थोड़ा गरीब है, पर नीयत का साफ है। तेरे पास तो बहुत पैसा है, तुझे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी किसी की गरीबी देखकर उसे कम नहीं आंकना चाहिए। अगर तुझे पैसा ही चाहिए होता तो तू फौज में न आती, लुओ लिन ने यादों में खोते हुए कहा। लिन दीदी, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही है, मैं बस। छोड़िए, मैं यश भाई को देखकर आती हूँ, ये कहकर वानकिंग बाहर जाने लगी। अरे वानकिंग, तू चलने लगी? लुओ लिन ने हैरानी से पूछा। हाँ, इलाज के बाद मैं चल पा रही हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। ये कहते ही वो शर्माकर बाहर भाग गई। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। लुओ लिन उसे जाते देख सोच में पड़ गई। वानकिंग उसे अपने पुराने दिनों की याद दिला रही थी। यश मोहन बाहर एक पत्थर पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो अपने दिमाग में उस नक्शे को याद कर रहा था। उसने नक्शे की लकीरों के बारे में कई बार सोचा। वानकिंग की मदद से उसे समझ आ गया था कि वो टकलामकन रेगिस्तान ही है। भले ही वो वहां गया नहीं था, पर उसे नक्शे की अच्छी समझ थी। पर उसे कुलेक और पवित्र द्वार का कोई अंदाजा नहीं था। उसे पर्पल हार्ट वाइन के बारे में पता था। वो साधना के लिए बहुत जरूरी औषधि थी, पर वो रेगिस्तान में कैसे उग सकती थी जहां पानी ही नहीं है? वहां तो साल भर में नाम मात्र की बारिश होती है। यश मोहन सोच में डूबा था, पर उसे वानकिंग के आने का एहसास हो गया। वो मुस्कुराया और सोचा कि ये लड़की वाकई में प्यारी है। वानकिंग हिचकिचा रही थी, पर यश मोहन की मुस्कान देखकर वो उसके पास चली गई। अचानक वानकिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। एक हरी आंखों वाला सांप यश मोहन की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, उसे पता था कि तिकोने सिर वाले सांप जहरीले होते हैं। बिना सोचे समझे वो यश मोहन को बचाने के लिए कूद पड़ी। यश मोहन को भी सांप का एहसास हो गया था। अगर वानकिंग बीच में न आती तो वो बच जाता, पर अब दोनों को बचाना मुश्किल था। सांप और वानकिंग एक साथ वहां पहुंचे। सांप बहुत तेज था। उसकी फुर्ती देखकर कोई भी दंग रह जाता। सांप ने वानकिंग को काट लिया। यश मोहन चौंक गया, पर उसे लगा कि वो उसे ठीक कर लेगा। उसने वानकिंग को अपनी बाहों में उठा लिया।
सांप दोबारा हमला करने को तैयार था। यश मोहन को गुस्सा आ गया और उसने लोहे की कीलें फेंकी। सर्रट सर्रट, पर सांप बच गया। बस एक कील उसे छूकर निकल गई। सांप समझ गया कि ये बंदा खतरनाक है और भाग गया। धत तेरी की, ये कोई आम सांप नहीं था। यश मोहन ने देखा कि वानकिंग का चेहरा नीला पड़ रहा है। जहर बहुत तेज है। उसे समझ आ गया कि हालत गंभीर है। तभी लुओ लिन और गुओ की वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही समझ आ गया कि वानकिंग को सांप ने काट लिया है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।